एक चमकदार इंद्रधनुषी पैटर्न वाला पंख एक अदृश्य शक्ति को एक अलौकिक चमक के साथ विक्षेपित करते हुए आगे बढ़ता है। गौरी योद्धा खुद को संभालती है, उसकी तलवार एक विशाल ऊर्जा प्रहार का सामना करती है, जबकि उसके बगल में एक कीमती क्रिस्टल टूट जाता है। अपने चेहरे पर दृढ़ निश्चय के साथ वो अगले हमले के लिए अपनी चमकती हुई तलवार को तैयार करती है। अचानक उसकी आंखें खतरे में चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि नीचे से एक नया अदृश्य खतरा उभरता है। एक चमकदार लाल रत्न धारण करने वाली वेदी के सामने युवती एक राक्षसी पंख वाले कीट के सामने खड़ी है। ये स्पष्ट हो जाता है कि वो एक नहीं बल्कि एक दुर्जय कीट के जानवर का सामना कर रही है। उनके खतरनाक रूप करीब आ रहे हैं। उसकी तलवार बड़े राक्षस के क्रूर पंजे के हमले से टकराती है। प्रभाव उसके रुख में सिहरन पैदा कर देता है। उसके कौशल के बावजूद एक तेज काला उपान उसके मध्य भाग में वार करता है, जिससे पहला खून बहता है। पीड़ा और सदमे से उसकी शक्लें विकृत हो जाती है। उसके घावों से खून बहता है, उसके होठों से चीख निकलती है। वो बुरी तरह घायल और अभिभूत होकर जमीन पर गिर जाती है। विजयी राक्षस ऊपर मंडरा रहा है, अपने ही खून के तालाब में पराजित पड़ा हुआ है। वो अंतिम माफी मांगती है, माफ करना बड़े भाई। एक मार्मिक स्मृति सामने आती है, जिसमें एक युवा व्यक्ति दयालु लाल आंखों से उसे आश्वस्त कर रहा है, नाना मैं इंतजार कर रहा हूँ। विजयी राक्षस करीब आता है, उसका भयानक गोलाकार मुंह खुला हुआ है, जो हमला करने के लिए तैयार है। एक विशाल बादलों से भरे आकाश के नीचे बेहोशी में बहते हुए वो निराशा के साथ सोचती है, मुझे नहीं लगता कि मैं वो वादा निभा पाऊंगी। अचानक परिप्रेक्ष्य एक विस्तृत धूप से सराबोर आधुनिक शहर के क्षितिज में बदल जाता है। इस शहरी परिदृश्य के भीतर स्मृति से चांदी के बालों वाला युवक रोए हाथ में किराने का सामान लिए एक व्यस्त सड़क पर टहलता है। पीछे से एक जानी पहचानी आवाज उसका नाम पुकारती है, रोए। वो तीन परिचितों को देखता है जो उसकी खरीदारी पर टिप्पणी करते हैं, पूछते हैं कि क्या नाना अपने रैंक डेंगोन अभियान से वापस आने वाली है। उनमें से एक कुजिशिमुरा के रूप में पहचाना जाता है, जो एक डी रैंक खोज करता है। ये भी पूछता है कि क्या रोए डेंगोन में है और उसके ठीक होने पर टिप्पणी करता है। अलविदा कहते हुए कुजी ने भोजन के लिए रुकने का उल्लेख किया, जिस पर रोए ने एक सौम्य मुस्कान के साथ जवाब दिया, निश्चित रूप से मैं इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही रोए चली जाती है, एक परिचित बड़बड़ाता है कि रोए एक राजा की तरह दावत उड़ाती है, जबकि वे अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं। जबकि दूसरा उल्लेख करता है कि उसकी बहन सेवन स्टॉर्स एक शीर्ष संगठन में है। पहला आदमी जवाब देता है कि किसी को बेवकूफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोए ही वो थी जिसने नाना को बचाया था जब वो झुग्गियों में भूख से मर रही थी। हालांकि उसका साथी अभी भी अपनी भूख के बारे में शिकायत करता है। एक फ्लैशबैक में एक युवा रोए एक बेसहारा युवा नाना को रोटी देता हुआ दिखाई देता है, जिसने अपना बचपन कूड़ा बीनकर गुजारा है। फावड़ा लिए हुए आदमी ने कहा, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन फिर भी जोर देकर कहा कि रोए आखिरकार एक मुफ्तखोर है जो अपनी बहन पर निर्भर रहता है, जिससे उन्हें थोड़ी शिकायत करने की अनुमति मिलती है। शहर को देखते हुए एक कठोर विचार प्रकट होता है, अगर नाना मर जाती है तो उसके लिए वैसे भी गरीबी फिर से लौट आएगी। अपनी रसोई में पहुंचकर रोए किराने के बैग मेज पर रखता है और एक शब्द कहता है। वो समय नोट करता है, यह महसूस करते हुए कि वो ताज़ी सामग्री के लिए बहुत दूर चला गया था और अब देर हो रही है। उसे जल्दी से रात का खाना बनाने की जरूरत है। केंद्रित सटीकता के साथ उसका चाकू कटिंग बोर्ड पर एक बैंगन के बीच से फिसल जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक गर्म स्टोव पर एक पैन में सामग्री को कुशलता से उछाल रहा है। एक एप्रन पहने और गर्व से मुस्कुराते हुए रोए घोषणा करता है, हो गया, क्योंकि वो एक शानदार ढंग से तैयार भोजन पेश करता है। रोए चिंता के संकेत के साथ अपने फोन की जांच करता है, ध्यान देता है, लेकिन वो देर हो चुकी है। उसके फोन का वॉलपेपर उसकी और नाना की एक हंसमुख तस्वीर 1902 का समय प्रदर्शित करती है, जिससे उसे आश्चर्य होता है। फिर से समय के साथ उस रात बाद में रोए रसोई की मेज पर सो गया, विस्तृत भोजन को छुआ तक नहीं। रात 10:03 बजे उसका फोन बजने से वो चौंक कर जाग गया। लाइन पर एक अज्ञात कॉलर था और उसने उत्तर दिया, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज ने खुद को एक्सप्लोरर्स एसोसिएशन के रूप में पेश किया और पूछा कि क्या वो नाना से संबंधित है, जो 7 सितारों की चमकती हुई रोशनी है, जिस पर उसने पुष्टि की, यह सही है। उसकी दुनिया तब बिखर गई जब कॉलर ने उसे बताया, मुझे आपको यह बताते हुए खेद है, लेकिन उसे एक राक्षस द्वारा एस रैंक कालकोटरी में मार दिया गया था। उसकी मौत की पुष्टि कुछ घंटों पहले ही हुई थी, जिससे वह भयभीत होकर चिल्लाया, क्या? नहीं। खबर सुनकर रोए चौंक गया, जिससे उसका भोजन की प्लेट नीचे गिर गई। जब एसोसिएशन के सदस्य ने समझाया कि वे केवल परिवार को सूचित करना चाहते थे, तो भोजन फर्श पर गिर गया। 7 सितारों की मौत की खबर फैलने पर परेशानी से बचने के लिए गोपनीयता की आवश्यकता पर बल दिया। अभी भी सदमे में वो कॉल करने वाले को मुआवजे और लाभों का जिक्र करते हुए सुनता है, इससे पहले कि एक बीप के साथ लाइन डिस्कनेक्ट हो जाए। रू अपनी कुर्सी पर वापस गिर जाता है। गिरा हुआ खाना पास में गिरे हुए डस्टपैन में है और वह सुन्न होकर फुसफुसाता है, नाना। उसका दिमाग विनाशकारी शब्दों को समझने के लिए संघर्ष करता है। वो मर चुकी है। एक छोटी फटी हुई नाना की याद सामने आती है, जो शर्म से पूछ रही है, क्या मैं अब तुम्हें बड़ा भाई कहना शुरू कर सकती हूँ? जिस पर उसने उत्तर दिया था, बेशक। एक और संजोई हुई याद धूप से भरे मैदान में एक खुश नाना को दिखाती है। उसकी आवाज गूंजती है, बड़ा भाई। उसे उसकी युवावस्था की उग्रता याद है, जो पूछ रही थी, क्या तुम्हें फिर से चोट लगी है? उसे ढूंढते हुए घोषणा करते हुए, उन्होंने तुम्हारे बारे में बुरी बातें कही है। एक और हालिया स्मृति चलती है, नाना अब एक आत्मविश्वासी योद्धा मुस्कुराते हुए वादा करते हुए, मैं जल्द ही वापस आऊंगा बड़े भाई। उसे रसोई में उसका चंचल स्नेह, उसका अनुरोध, इसलिए कुछ अच्छा बनाओ और मेरा इंतजार करो, और उसकी कोमल सावधानी याद आती है, समझ गया, इसलिए सावधान रहना।
उसके अंतिम मिशन से पहले उसके आश्वस्त करने वाले शब्द गूंजते हैं, यह इस बार सिर्फ रैंक डनगॉन में है, इसलिए चिंता न करें। रू को अचानक एक भयावह एहसास होता है जब वो दरवाजे के पास खड़ा होता है। नाना ने रैंक डनगॉन में उल्लेख किया, लेकिन एसोसिएशन ने एस रैंक में रिपोर्ट की, और एसोसिएशन आमतौर पर एस रैंक की घटनाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम का उपयोग करता है। उनकी फ्रेम की गई तस्वीर को देखते हुए वो सोचता है कि ऐसी जांच 7 सितारा के लिए विशेष रूप से गहन होती है। फिर भी इस बार वे सीधे उससे संपर्क करने के लिए प्रक्रिया को दरकिनार कर देते हैं। एक खतरनाक कालकोठरी के भीतर एक चमकते हुए क्रिस्टल की छवि उसके विचारों को भर देती है, क्योंकि वो सवाल करता है कि उन्हें इतनी जल्दी कैसे पता चल गया। इसलिए उन्होंने सिर्फ 2 घंटे में या शायद एस क्लास कालकोठरी के अंदर क्या हुआ था ये पता लगा लिया। उनकी लाल आंखें एक भयावह गंभीर समझ के साथ सिकुड़ गईं। वे पहले से ही जानते थे। उनकी और नाना की फ्रेम वाली तस्वीर, एक संजोई हुई याद, उनके एहसास के भार से कंपन करती हुई लग रही थी। 5 दिन बाद एक्सप्लोरर्स एसोसिएशन की भव्य गगनचुंबी इमारत एक चमकीले आसमान के नीचे उभरी। एक विशाल धूप से भरे कार्यालय के अंदर एक डेस्क के पीछे एक आदमी ने पूछा, मिस्टर रू, आज आप यहाँ क्यों आए हैं? माइकू शाखा के प्रमुख राकुटो हाउटो ने आगे कहा, अगर यह चमकती रोशनी के बारे में है तो हम पहले ही फोन पर बात कर चुके हैं। रू ने अपनी गहरी निगाहों से दृढ़ता से घोषणा की, मैं एक एक्सप्लोरर के रूप में पंजीकरण करना चाहता हूँ। श्री हाउटो द्वारा अप्रत्याशित अनुरोध को संसाधित करते समय मौन का एक क्षण बीत गया। स्पष्ट रूप से परेशान राकुटो हाउटो ने अपने माथे पर हाथ रखा, पसीने की एक बूंद बन रही थी। एसोसिएशन के प्रमुख ने तब समझाया, रू, एक्सप्लोरर बनने का मतलब है मौत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, और आपके पास कोई योग्यता भी नहीं है। आप योग्य नहीं है। भले ही अधिकारी ने नाना की कथित इच्छाओं का उल्लेख करके उसे रोकने की कोशिश की हो। अपने शांतिपूर्ण जीवन के लिए रू दृढ़ निश्चयी रहे। उन्हें पता था कि एसोसिएशन के नियम किसी रिश्तेदार को योग्यता की परवाह किए बिना एक्सप्लोरर बनने की अनुमति देते हैं। रू ने अडिग लाल आंखों से दोहराया, इसलिए मैं एक्सप्लोरर बन सकता हूँ, जैसा कि हाउटो ने एक विवादित भाव के साथ सुना। अनिच्छा से हाउटो ने स्वीकार किया, ठीक है, और फिर किसी ऑफ पैनल को निर्देश दिया, उसे ले जाओ। एक महिला एसोसिएशन कर्मचारी के बगल में खड़े होकर रू ने शांत भाव से कहा, धन्यवाद, जबकि उसने जवाब दिया, हाँ सर। अपने डेस्क से हाउटो ने कहा, अगर कुछ भी होता है तो आपका यहाँ हमेशा स्वागत है। रू ने कार्यालय छोड़ने के लिए तैयार होते हुए पीछे एक दृढ़ निश्चयी नजर डाली। फिर वो मुड़ा और चला गया। उसके चांदी के बाल रोशनी को पकड़ रहे थे। फ्रॉस्टेड ग्लास का दरवाजा बंद हो गया, जिससे उसके बाहर निकलने का संकेत मिला। राकुटो हाउटो अपने कार्यालय में ही रहे। उनकी अभिव्यक्ति विचारशील और गंभीर थी। एक अलग काउंटर पर एसोसिएशन के एक कर्मचारी ने रू को अपना पहचान पत्र सौंपते हुए कहा, यह आपकी पहचान पत्र है, जिस पर उसने धन्यवाद कहा। नए जारी किए गए पहचान पत्र में उसका विवरण दिखाया गया था। रू, पुरुष, आयु 21, योग्यता कोई नहीं, रैंक ई। अपनी नई पहचान पत्र को पकड़े हुए रू को पता चलता है कि नाना के साथ मौजूद व्यक्ति योरुम ने भागने के लिए एक विशेष वस्तु का इस्तेमाल किया और तुरंत एक बचाव दल तैयार करना शुरू कर दिया। रू उत्तेजित होकर चिल्लाती है कि नाना ने कहा कि यह एक रैंक वाले कालकोठरी में था, जबकि श्री हाउटो बताते हैं कि उन्होंने अंदर की स्थिति की जांच करने के लिए एक विशेष वस्तु का इस्तेमाल किया। लेकिन दुख की बात है कि श्री हाउटो ने जवाब दिया कि उन्होंने जो सुना उसके अनुसार उन्हें एक सीलबंद एस रैंक वाले कालकोठरी में भेजा गया था, ये सुझाव देते हुए कि नाना ने झूठ बोला होगा ताकि रू को चिंता न हो। जैसे ही रू इस पर विचार करती है, उसका छायादार रूप अदृश्य मिस्टर हाउटो के सामने खड़ा होता है, जबकि नीचे चमक अंधेरे में फीकी पड़ती दिखती है। रूई अपनी छाती को पकड़ता है। एक विचार बुलबुला उसके विश्वास को प्रकट करता है, यह कोई महान बलिदान नहीं था। वह अपने सिर पर अपना हुड खींचता है। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर और उसके चांदी के बालों से छाया हुई है। अन्य पैदल यात्रियों के पीछे एक धूप वाली सड़क पर चलते हुए रूई मन ही मन कसम खाता है, मैं सच्चाई तक पहुंचूंगा चाहे कुछ भी हो। दृश्य डी रैंक कालकोठरी के बाहरी हिस्से में बदल जाता है, जहां खोजकर्ताओं का एक समूह एक बड़े चमकते नीले पोर्टल का सामना करता है। 4 विविध खोजकर्ताओं की एक टीम तैयार खड़ी है, जो कालकोठरी में प्रवेश करने के लिए दृढ़ संकल्पित दिख रही है। एक प्रतीक्षा क्षेत्र के अंदर नीले चौगा में एक गोरा आदमी एक फ्रंटलाइन खोजकर्ता बनने की इच्छा के बारे में दावा करता है, जबकि चश्मा पहने एक और आदमी जवाब देता है कि वो राक्षस लाशों को देखकर घबरा जाता है। जैसा कि रू पृष्ठभूमि से देखती है, रू पीछे की ओर की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है, जहां आपको राक्षसों से लड़ना नहीं पड़ेगा। कहती है, चलो चलते हैं। रू के पीछे 4 खोजकर्ताओं का समूह चमकदार घुमावदार नीले कालकोठरी पोर्टल की ओर बढ़ता है। मंद रोशनी वाले कालकोठरी के अंदर एक खोजकर्ता कालकोठरी के उभरने के 30 वर्षों के बारे में टिप्पणी करता है। दूसरे के दशक भर के अनुभव और निरंतर बेचैनी पर सवाल उठाता है। अगर कोई वास्तव में अभ्यस्त हो जाता है तो कौन जवाब देगा? एक टोपी पहने हुए एक घबराया हुआ टीम सदस्य पूछता है कि क्या उन्हें वहां इंतजार करना चाहिए। एक गोरा सहकर्मी उसे एक नए व्यक्ति के रूप में पहचानने के लिए प्रेरित करता है। नवागंतुक ने अपने हाल ही में नियुक्त किए जाने की पुष्टि की। रियर गार्ड और उसकी अनिश्चितता, जबकि गोरा आदमी समझाता है कि वे तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक कि मुख्य टीम संरक्षक को हरा नहीं देती। चश्मा पहने एक अन्य खोजकर्ता गोरे आदमी के व्यवहार के बारे में नए व्यक्ति को आश्वस्त करता है, ये सुझाव देते हुए कि वो अंदर जाने के बाद उनकी भूमिका को बेहतर ढंग से समझ जाएगा। गोरा खोजकर्ता फिर अपना ध्यान रोए की ओर केंद्रित करता है, जो अलग बैठी है। पूछती है कि क्या वह भी अपने अपरिचित चेहरे के कारण नौसिखिया है। रोए उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय बस हाँ की पुष्टि करती है, जिससे गोरे आदमी की ओर से एक छोटी आश्चर्यचकित प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। चश्मा पहने खोजकर्ता रोए को पहली बार सलाह देना शुरू करता है, उसे करीब रहने और उनके नेतृत्व का पालन करने का आग्रह करता है।
लेकिन अचानक एक भयानक दहाड़ से बाधित होता है। रुए और अन्य 3 खोजकर्ता अचानक तेज आवाज से स्पष्ट रूप से चौंक जाते हैं। उनका ध्यान इसके स्रोत की ओर जाता है। कालकोठरी के भीतर से एक भयानक दहाड़ गूंजती है। ध्वनि तरंगे स्पष्ट रूप से हवा को हिला रही है और चारों खोजकर्ता सदमे में देखते हैं। टोपी पहने हुए घबराए हुए नौसिखिए हकलाते हुए कहते हैं, हम क्या करें? क्या हम अंदर जा रहे हैं? जबकि गोरा खोजकर्ता गुस्से से जवाब देता है कि वे बस खाए जाएंगे और अपने प्रशिक्षण की कमी पर सवाल उठाता है। जब चश्मा पहने हुए व्यक्ति ने उनके खराब प्रशिक्षण पर टिप्पणी की तो नौसिखिया उदास होकर बताता है कि इस साल एसोसिएशन में कुछ हुआ था, इसलिए कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ। गोरा खोजकर्ता और चश्मा पहने हुए व्यक्ति चिंता और थोड़ी सी झुंझलाहट के भावों के साथ देखते हैं। रू अपनी बाहों को क्रॉस करके अलग खड़ा है, मन ही मन टिप्पणी करता है कि उनके पास कम कर्मचारी होंगे और सोचता है कि उसे लगा कि वह अपनी अपरंपरागत प्रविष्टि के कारण प्रशिक्षण से चूक गया, लेकिन ये पता चला कि शुरू में कोई भी नहीं था। उन्हें बेवकूफ कहते हुए एक स्पष्टीकरण सामने आता है जिसमें कहा गया है कि खोजकर्ता आमतौर पर युद्ध विशेषज्ञों को संदर्भित करते हैं, केवल डे रैंक और उससे ऊपर के लोगों को ही लड़ने का अधिकार है। जैसे ही एक लाल बालों वाला योद्धा एक राक्षस से लड़ता हुआ दिखाया जाता है, दृश्य में यह स्पष्ट हो जाता है कि सहायक खोजकर्ता, जैसे कि कुदाल और प्राथमिक चिकित्सा किट वाला नौसिखिया, आम नागरिकों और ई रैंक खोजकर्ताओं से मिलकर बना है। चश्मा पहने हुए व्यक्ति ने खुशी से कहा कि वे मूल रूप से सिर्फ अंशकालिक है। जबकि गोरा खोजकर्ता एक स्थिर भाव से देखता है। अचानक गुफा में आगे से एक आवाज आती है, अरे तुम लोग यहाँ आओ। गोरा खोजकर्ता का ध्यान आकर्षित करती है। गोरा खोजकर्ता रू सहित अन्य लोगों की ओर मुड़ता है और कहता है, चलो चलते हैं, हमें काम मिल गया है। जैसे ही समूह आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है, सहायक दल एक गुफा में आगे बढ़ता है और पाता है कि मुख्य दल एक विशाल पराजित जानवर के चारों ओर इकट्ठा है, जिस पर विस्मयादिबोधक चिन्ह आश्चर्य का संकेत देता है। नजदीक से देखने पर एक गंभीर दृश्य दिखाई देता है। एक खोजकर्ता खून से लथपथ मृत पड़ा है, दूसरा गंभीर रूप से घायल है और बचे हुए लोग हिलते हुए दिखाई देते हैं, जबकि टोपी पहने नौसिखिया हैरान दिखता है। रू और उसके साथी सहायक सदस्य, जिसमें अपना मुंह ढकने वाला नौसिखिया भी शामिल है, उनके सामने खूनी नजारा देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। ये दृश्य सहन न कर पाने के कारण नौसिखिया पीछे मुड़ता है और उल्टी करता है, जिससे लड़ाकू खोजकर्ताओं में से एक चिढ़ जाता है। नुकीले बालों वाला लड़ाकू खोजकर्ता क्रोध से भरा हुआ मुड़ता है और उग्र रूप से चिल्लाता है, कमीने। नौसिखिया की ओर अचानक एक काले दस्ताने वाला हाथ क्रोधित खोजकर्ता की बाह को मजबूती से पकड़ता है, उसे रोकता है। हल्के नीले बालों वाली एक महिला खोजकर्ता अपने उग्र साथी को रोकती है, शांति से कहती है कि वो नया है। शांत हो जाओ। पुरुष लड़ाकू अभी भी गुस्से में है, फिर अधिक अनुभवी सहायक सदस्यों को संबोधित करते हुए जोर देता है कि आप लोगों के पास अनुभव है ना? तो कृपया इसे एक साथ रखें। कार्यभार संभालते हुए गोरा सहायक नेता अपने कुदाल से नौसिखिया के सिर पर तेजी से प्रहार करता है, आदेश देता है, इधर उधर न घूमो और काम पर लग जाओ, क्योंकि लड़ाकू दल अपने गिरे हुए लोगों को ले जाना शुरू कर देता है। जबकि नौसिखिया चिल्लाए जाने का विरोध करता है, रोए हाथ में कुदाल लिए मृतक और उनके शोक संतप्त साथियों के प्रति अनादर के रूप में नौसिखिया की प्रतिक्रिया की आंतरिक रूप से निंदा करता है। रोए एक चमकते हुए क्रिस्टल की जांच करते हुए ऑफ स्क्रीन नौसिखिया को बताता है कि लड़ाकों को पता था कि वह ऐसा दृश्य पहली बार देख रहा था, यही वजह है कि उन्होंने उसे दंडित नहीं किया। जब रोए खनन किए गए क्रिस्टल का एक बॉक्स ले जाता है तो पृष्ठभूमि में नौसिखिया, जो अभी भी काम कर रहा है, सवाल करता है कि रोए को यह सब कैसे पता है, जबकि वह भी नया है, जिस पर रोए अस्पष्ट रूप से जवाब देता है, मैंने इसे किसी से सुना है। एक विचारशील क्लोजअप रोए की दृढ़ प्रोफाइल को दिखाता है, क्योंकि वह कालकोठरी में अपना काम जारी रखता है। फ्लैशबैक में संक्रमण करते हुए नाना अपने बिल्ली के कान वाले हुड को पहने हुए उनकी रसोई की मेज पर बैठती है, जबकि रोए उसे सूचित करते हुए सफाई करती है, बड़े भाई कल एक नौसिखिया मर गया। नाना बताते हैं कि मौत प्रशिक्षण के दौरान हुई, क्योंकि उस नौसिखिए ने खुद को ज्यादा आग लिया और घात लगाकर हमला किया गया। फिर दूसरे सहायक नौसिखिए ने उल्टी कर दी, जिससे मृतक लड़ाके के एक दोस्त ने गुस्से में सहायक नौसिखिए को मार डाला। एक उदास भाव के साथ नाना ने कबूल किया कि मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पीछे मुड़कर देखने पर रोए ने टिप्पणी की कि इस कारण किसी को मारना ज्यादा लगता है, हालांकि वो सभी विवरण नहीं जानता है। जबकि नाना का एक छोटा सा चिन्ह बताता है कि लड़ाकू खोजकर्ता अक्सर समर्थन को नीची नजर से देखते हैं। वर्तमान कालकोठरी दृश्य पर लौटते हुए गोरा सहायक नेता निर्देश देता है। चश्मा पहने हुए नौसिखिए को आग से बंद करने और राक्षस की लाश को साफ करने में मदद करने के लिए कहता है, जबकि रुई पास में ही लगन से काम कर रही होती है। गोरा नेता रुई की ओर इशारा करते हुए अपने सहयोगी से टिप्पणी करता है कि रुई इतना शांत था कि उसे शुरू में लगा कि वह एक अनुभवी खोजकर्ता है जो एक नौसिखिए होने का नाटक कर रहा है, जिससे रुई के मन में नेता के बारे में आंतरिक शिकायत पैदा होती है कि वह एक बेवकूफ है। सहायता दल को संबोधित करते हुए गोरा नेता दूर के एक कुर्सी पर चमकते लाल क्रिस्टल की ओर इशारा करते हुए समझाता है, सुनो, एक कालकोठरी को साफ करने के लिए आपको कोर को तोड़ना होगा। यह वहां पर वो चीज है। वो विस्तार से बताता है कि कोर को तोड़ने के लिए उन्हें पहले संरक्षक को हराना होगा, क्योंकि एक लाल टोपी वाले योद्धा को एक जानवर को मारते हुए दिखाया गया है। स्पष्टीकरण जारी है कि जबकि किसी भी राक्षस का शरीर मृत्यु के बाद केवल 30 मिनट तक रहता है, संरक्षकों के लिए उल्टी गिनती कोर के नष्ट होने के बाद शुरू होती है, जो एक बड़े लाल क्रिस्टल पर केंद्रित होती है। फिर गोरा नेता दावा करता है कि राक्षस की लाशें बेकार है, जिससे नौसिखिया पूछता है, ऐसा क्यों है? चश्मे वाला खोजकर्ता स्पष्ट करता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उन्हें कालकोठरी से बाहर नहीं ला सकते, जिससे वे स्पष्ट रूप से बेकार हो जाते हैं।
वह आगे बताता है कि जब आप किसी संरक्षक को हराते हैं तो हथियार या गियर पाने का मौका होता है, और अगर आप भाग्यशाली हैं तो शायद एक कौशल पुस्तक भी। इसके अतिरिक्त दुर्लभ वस्तुएं कभी कभी चमकते हुए प्रश्न चिन्ह सिलहुट द्वारा चित्रित की जाती हैं। गोरा नेता सलाह देता है कि अगर उन्हें लूट की परवाह है तो उन्हें लड़ाकू लोगों से पूछना चाहिए। फिर बताता है कि कोर के विनाश के 30 मिनट बाद कालकोठरी बंद हो जाती है और उन्हें आगे बढ़ने का आग्रह करता है। चमकते हुए नीली कालकोठरी निकास के पास सहायता टीम को दिखाया गया है, जिसमें कुछ सदस्य मृत खोजकर्ता के शरीर को ढक रहे हैं। चश्मा पहने खोजकर्ता टीम को सूचित करता है कि वे लूट को वितरित करेंगे और अन्य लोग घर जा सकते हैं, ये कहते हुए कि उनका वेतन 3 दिनों के भीतर जमा कर दिया जाएगा। रू की ओर मुड़ते हुए चश्माधारी व्यक्ति चेतावनी देता है कि सिर्फ इसलिए कि समर्थन नहीं लड़ता इसका मतलब यह नहीं है कि यह सुरक्षित है। उसे सलाह देता है कि अगर वह लंबे समय तक जीना चाहता है तो उसे प्रशिक्षण लेना चाहिए। जब वे कालकोठरी के बर्फीले निकास के पास खड़े होते हैं तो नौसिखिया काम की कठिनाई को कम आंकने की शिकायत करता है, जबकि रू को बताया जाता है कि तेज दौड़ने का मतलब है लंबे समय तक जीवित रहना। अपने साथियों को अपने गिरे हुए साथी को ले जाते हुए देखकर रू अपनी मुट्ठी भींच लेता है, आंतरिक रूप से संकल्प लेता है, मुझे और मजबूत होना है। 2 दिन बाद एसोसिएशन बिल्डिंग के बाहर कालकोठरी के अनुभव का आकलन साझा किया जाता है। अजीब और खतरनाक। रू के आगे चल रहे मिस्टर हाउटो प्रसन्नतापूर्वक पूछते हैं, कैसे? वो खजाने ने तुम्हें लुभाया नहीं? रू अपने हुड के नीचे अपनी अभिव्यक्ति गंभीर करते हुए दृढ़ता से जवाब देता है, मेरे जीवन को जोखिम में डालने लायक कुछ भी नहीं है। एसोसिएशन के प्रमुख मिस्टर हाउटो रुक जाते हैं, उनके बीच एक विचारशील चुप्पी लटकी हुई है। प्रशिक्षण कक्ष की ओर देखते हुए श्री हाउटो ने कहा, तुम और तुम्हारी बहन वास्तव में एक जैसे हो। वे एक विशाल धूप से भरे और अन्यथा खाली प्रशिक्षण कक्ष में एक साथ खड़े हैं। श्री हाउटो फिर रू की ओर मुड़ते हैं, स्वीकार करते हैं, रू मुझे ये बहुत अजीब लगता है। वे शाइनिंग लाइट की विरासत के साथ रू की ओर सीधे देखते हुए आगे बढ़ते हैं। आप हमेशा आराम से रह सकते हैं, तो आपका लक्ष्य क्या है? रू अपने चेहरे पर दृढ़ निश्चय के साथ कहते हैं कि वे नाना की विरासत पर आराम से नहीं रह सकते और अपनी बहन से पैसे ऐंठने की अफवाहों को स्वीकार करते हैं। श्री हाउटो जवाब देते हैं कि वे लोगों द्वारा उनकी पीठ पीछे फुसफुसाए जाने से तंग आ चुके हैं और कहते हैं कि जबकि शाइनिंग लाइट की मौत को गुप्त रखा गया है, लोगों को अंततः एहसास होगा कि रू ही एकमात्र वारिस है। रू की खुद को मजबूत बनाने की इच्छा की सराहना करते हैं। श्री हाउटो कहते हैं कि कोई है जिससे वे रू को मिलना चाहते हैं। एक तेज आवाज पुकारती है, अरे बूढ़े आदमी। तभी एक बहुत ही मांसल सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी अपनी बाहें क्रॉस करके आता है। यह आदमी, जिसकी पहचान चार्ली लिस्ट के रूप में की गई है, जो माइको सिटी एक्सप्लोरर एसोसिएशन का 37 वर्षीय प्रशिक्षक है, मिस्टर हाउटो से पूछता है कि उसे क्यों लाया गया है। मिस्टर हाउटो चार्ली को रू के लिए मिले गुरु के रूप में पेश करते हैं, उसे खुरदुरा दिखने वाला लेकिन अपनी शाखा में सबसे मजबूत बताते हैं, जबकि रू अंदर से उसके प्रभावशाली शरीर पर टिप्पणी करती है और चार्ली प्रशंसा को खारिज करते हुए खुद को सिर्फ एक थक कहता है। चार्ली लिस्ट फिर रू की थोड़ी पकड़ता है, उसे देखता है और सवाल करता है कि क्या मिस्टर हाउटो उसे इस बदमाश की देखभाल करने के लिए कह रहे हैं। मिस्टर हाउटो शांति से चार्ली को बताते हैं कि रू शाइनिंग लाइट का भाई है, जिससे चार्ली की आंखें आश्चर्य से थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं। एक पल के बाद चार्ली आह भरता है और स्वीकार करता है, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन दृढ़ता से जोड़ता है, लेकिन यह आखिरी बार है। चार्ली फिर मिस्टर हाउटो से कहता है कि चले जाओ, क्योंकि उसे देखकर उसे उल्टी आती है और रू को निर्देश देता है, मेरे पीछे आओ बच्चे। जैसा कि मिस्टर हाउटो मुस्कुराते हुए देखते हैं और कहते हैं, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। रू खुद को रू के रूप में पेश करता है, लेकिन चार्ली उसे रोकते हुए कहता है, मुझे पता है, मुझे बीच में मत रोको दोस्त। चार्ली फिर रू पर आरोप लगाता है, तो तुमने यहाँ आने के लिए कुलीन खोजकर्ता हवाई विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया? जिस पर रू ने बेबाकी से पूछा, क्या इससे कोई समस्या है? प्रशिक्षक रू से सवाल करता है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे साथ छल नहीं किया गया? क्या तुम्हें पता भी है कि उस विशेषाधिकार का क्या मतलब है? एक गंभीर भाव के साथ रू बस जवाब देती है, मुझे पता है। एक स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि खोजकर्ताओं को ऐसे रैंक किया जाता है 6 स्तरों में ए से ऊपर, लेकिन एस रैंक को भी पार करने वालों को 7 सितारों के रूप में जाना जाता है, जिनमें नाना को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाता है। यह आगे विस्तृत है कि कुलीन खोजकर्ताओं को शीर्ष स्तरीय लाभ प्राप्त होते हैं और मृत्यु के बाद भी उनके परिवारों को इनमें से कुछ विरासत में मिलते हैं, लेकिन केवल तभी जब खोजकर्ता ने जीवित रहते हुए एक वारिस को नामित किया हो। पाठ विस्तार से बताता है कि जबकि विरासत में आमतौर पर संपत्ति शामिल होती है, एक दुर्लभ और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला हिस्सा वारिस को बिना वसीयतकर्ता के खोजकर्ता बनने की अनुमति देता है, महत्वपूर्ण रूप से चयनित एसोसिएशन प्रशिक्षण के माध्यम से मजबूत होने का मौका देता है। चार्ली बाहों को पार करते हुए रू से कहता है कि अगर तुम समझ गए हो तो अपना चुनाव करो, जिससे रू पूछने के लिए प्रेरित होती है, क्या चुने? विस्मयादिबोधक चिन्हों द्वारा चिन्हित एक तनावपूर्ण विराम के बाद चार्ली आह भरता है और जोर देता है, हो सुनो, यह महत्वपूर्ण है। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए चार्ली रू को समझाता है, प्रशिक्षण के 3 प्रकार है, वह है हमला, बचाव और गति। चार्ली कहता है, आप शायद इसे केवल शब्दों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही एक प्रशिक्षण डमी सक्रिय होती है, चार्ली एक शक्तिशाली किक के साथ प्रशिक्षण डमी को चकनाचूर कर देता है, ये बताते हुए कि यह आक्रमण प्रशिक्षण है। चार्ली तब दृढ़ रहता है जब प्रशिक्षण डमी एक साथ उस पर हमला करते हैं, ये घोषणा करते हुए कि यह रक्षा प्रशिक्षण है। फिर वो तेजी से एक अन्य डमी से एक नीली ऊर्जा किरण को चकमा देता है और जोड़ता है, और यह गति प्रशिक्षण है। नष्ट हो चुके प्रशिक्षण डमी के अवशेषों से घिरा हुआ चार्ली रू से पूछता है, तुम कौन बनना चाहोगी? रू मलबे के बीच चुपचाप खड़ी है, चार्ली की भव्य आकृति को देख रही है।
दृढ़ निश्चयी निगाह से रू दृढ़ता से उत्तर देती है, रक्षा। दृश्य एक धूप वाले पार्क में बदल जाता है, जिसमें रनिंग शू में रू के पैर का क्लोजअप है। रू को फिर पार्क में जॉगिंग करते हुए देखा जाता है, उसका भाव केंद्रित होता है। बाद में रू को झुके हुए, अपने हाथों को घुटनों पर रखते हुए, दौड़ के दौरान थकावट से भारी रूप से हिलते हुए दिखाया जाता है। रू बहुत पसीना बहाते हुए और मिचली से पीड़ित दिखते हुए आंतरिक रूप से सवाल करता है कि क्या इस तरह का प्रशिक्षण वास्तव में प्रभावी होगा। ऐसा महसूस करते हुए कि वह उल्टी करने वाला है, चार्ली रू के कंधे पर एक सहायक हाथ रखते हुए उसकी पसंद की सराहना करते हुए कहता है, ये बचाव है, बुरा नहीं है, तुम बहुत होशियार हो। जबकि रू हैरान दिखाई देती है। प्रशिक्षक विस्तार से बताता है कि उसके अन्य छात्र आमतौर पर आत्मरक्षा के लिए आक्रमण या दौड़ने या हमला करने में बहुमुखी प्रतिभा के लिए गति चुनते हैं, जबकि रू चार्ली की दुर्जय शक्ति पर आंतरिक रूप से आश्चर्यचकित होती है। अपना सिर घुमाते हुए चार्ली एक स्पष्ट घोषणा करता है, इसीलिए वे सभी मर गए। रू की आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती है, प्रशिक्षक के गंभीर रहस्योद्घाटन से स्पष्ट रूप से हैरान। एक पल का मौन रुक जाता है जब चार्ली अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ा होता है, रू को देखता है जो थोड़ी दूरी पर खड़ी होती है। रू ने संकोच से बोलना शुरू किया, तुम एचएम, और चार्ली ने उसे निर्देश दिया कि वह अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम खुद तय कर सकता है, अपने शरीर को बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए। भ्रमित होकर रू पूछती है, क्या तुम मुझे प्रशिक्षित नहीं करने वाले हो? जिस पर चार्ली ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर वह थोड़ी सी दौड़ से थक जाता है तो ये बेकार है। अचानक चार्ली ने रोए के मध्य भाग पर जोरदार प्रहार किया और चिल्लाया, और जोर से प्रशिक्षण लो, जिससे रोए दुगना हो गया और खून की खांसी करने लगा। रोए अभी भी झटके से लड़खड़ा रहा था और अपने पेट को पकड़ रहा था। किसी तरह पुष्टि करता है, समझ गया। चार्ली ने उंगलियां ऊपर उठाई और रोए को बताया, तुम्हारे पास 2 महीने हैं। अगर तुम तब तक न्यूनतम स्तर तक नहीं पहुंचते तो प्रशिक्षक ने सख्ती से कहा, मुझे परवाह नहीं कि तुम शाइनिंग लाइट के भाई हो, मैं तुम्हारी देखभाल नहीं करूंगा। रोए उदास भाव से सुनती है। बाद में रोए पार्क में दौड़ते समय भारी रूप से पैनिंग करता हुआ दिखाई देता है, उसके चेहरे से पसीना टपक रहा है। भाषण बुलबुले में एक खामोश दीर्घवृत्त नए सिरे से संकल्प के साथ वो सोचता है, लगता है मैं थोड़ा और दौड़ूंगा। और एक चमकदार धूप वाले आसमान के नीचे अपनी जॉगिंग जारी रखता है। कैलेंडर का एक पन्ना 20 जुलाई से पलटता है, जिसमें रूए को अपने अपार्टमेंट में सिट अप करते हुए दिखाया गया है, जो 31 जुलाई को समय बीतने और उसके निरंतर प्रशिक्षण का संकेत देता है। देर रात रूए अपने कंप्यूटर पर बैठा है, स्क्रीन पर शोध कर रहा है। फर्श पर एक डंबल है और एक क्लोजअप में उसका हाथ माउस क्लिक करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर एक कालकोटरी राक्षस जांच रिकॉर्ड प्रदर्शित होता है, जिसमें एक भयानक पंख वाले कीट जैसे प्राणी का नाम दागोमी है, जो हवा के तत्व, जल जादू, प्रतिरोध और अत्यधिक उच्च शारीरिक रक्षा वाला एक रैंक एस पौराणिक जानवर है। राक्षस की प्रोफाइल को घूरते हुए रोए सोचती है, पौराणिक जानवर इतने मजबूत होते हैं, है ना? कोई आश्चर्य नहीं नाना, यही कारण है कि आप मुझे खोजकर्ता बनने और कालकोटरी से दूर रखने के बारे में इतने जिद्दी थे, है ना? एक हाथ को किराने का सामान लेते हुए दिखाया गया है, जिसमें एक खुशनुमा आवाज कह रही है, आपके व्यवसाय के लिए धन्यवाद। काम के कपड़े पहने 2 आदमी दूर से रोए को देखते हैं, एक टिप्पणी करते हुए फिर से मिलते हैं, है ना? जबकि दूसरा कहता है, बस इतना ही नहीं, वो हर दिन विश्राम स्थल पर जाता रहा है। यह अमीर लोगों के लिए एक जगह है जहां वे चोटों का इलाज करवा सकते हैं और थकान से भी उबर सकते हैं। उनमें से एक ने शिकायत की कि रू के पास कोई योग्यता नहीं है, फिर भी वो आराम से रहता है। कैलेंडर पर 10 अगस्त आते ही रू को पार्क में मेहनत से सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा जाता है। 15 अगस्त तक उसे एक छोटी सी इमेज के साथ पुल अप करते हुए दिखाया जाता है। इन्हें नाना उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। 19, 21 और 28 अगस्त के कैलेंडर के पन्ने उनके निरंतर प्रयासों को दर्शाते हुए फड़फड़ाते हैं। कैलेंडर के और पन्ने गिरते हैं और एक कैप्शन बताता है कि 1 महीना बीत चुका है। 1 महीने के बाद रोए, जो अब काफी स्वस्थ और पसीने से लथपथ है, अपनी प्रगति को प्रदर्शित करते हुए सिट अप करता है। कुजी शिमुरा रोए के दरवाजे पर दिखाई देता है, आश्चर्यचकित होकर पूछता है, मिस्टर कुजी, क्या हुआ? जब वो रोए का नाम हकलाते हुए अपने माथे से पसीने को तौलिए से पोंछते हुए कहता है, रोए उसे अंदर बुलाती है, कहती है, अंदर आ जाओ। अंदर जब रोए चाय डालती है, कुजी टिप्पणी करता है, लगता है कि आप हाल ही में प्रशिक्षण ले रहे हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं। हाँ, एक क्लोजअप में रोए के परिवर्तन पर कुजी की आश्चर्यचकित लेकिन प्रशंसात्मक मुस्कान दिखाई देती है। कुजी फिर पूछता है, अरे रोए, नाना कब वापस आ रहे हैं? रोए ने पानी डालते हुए बताया कि एसोसिएशन के अनुसार वो एक विदेशी मिशन पर है और कुछ समय तक वापस नहीं आएगी। जिस पर कुजी ने सोच समझकर जवाब दिया, मैं समझ गया। कुजी ने रोए को उनके लंबे समय के परिचय की याद दिलाई, उसे अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित किया और फिर बताया कि रोए के हाल ही में बढ़े हुए खर्च ने ध्यान आकर्षित किया है। वो व्यापक गरीबी के बारे में विस्तार से बताता है, ये देखते हुए कि कई लोग बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते हैं, और रोए के रोजाना विश्राम स्थल पर जाने के बारे में सुनने का उल्लेख करता है। रोए ने सवाल किया कि क्या कुजी को उसके लूटे जाने की चिंता है, जिसके कारण कुजी ने दावा किया कि जब तक नाना मौजूद है तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। हालांकि कुजी ने तब खुलासा किया कि उसने 7 सितारों में से एक के साथ कुछ बुरा होते हुए सुना, जिससे रोए की आंखें अचानक तीव्रता से लाल हो गई। जब रोए ने इस जानकारी के स्रोत के बारे में पूछा तो कुजी ने स्पष्ट किया कि उसने कुछ रैंक खोजकर्ताओं को इस पर चर्चा करते हुए सुना, ये कहते हुए कि जबकि एसोसिएशन चुप्पी चाहता है, अन्य लोग जांच कर रहे हैं। नाना और रू की फ्रेम वाली तस्वीर की ओर देखते हुए कुजी गंभीरता से पूछता है, मुझे ईमानदारी से बताओ, नाना कैसी है? रू एक शांत भाव के साथ ये पूछकर जवाब देता है कि अगर नाना के साथ वास्तव में कुछ हुआ होता तो क्या वो वैसे ही जी पाता जैसा वो जी रहा है?
ऊपर से देखने पर दोनों व्यक्ति टेबल पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। उनके बीच एक किराने का थैला है। कमरे में एक स्पष्ट सन्नाटा है। कुजी उनके गहरे बंधन को स्वीकार करता है, अपने अजीब व्यवहार के लिए माफी मांगता है। प्रश्न, जब कुजी जाने की तैयारी कर रहा था तब रोए ने उसकी चिंता के लिए आभार व्यक्त किया। रोए ने उसे दोपहर के भोजन के लिए रुकने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन कुजी ने अन्य प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए मना कर दिया। कुजी के जाने के बाद रोए अकेले दरवाजे के पास खड़ा था। दरवाजे के बंद होने की आवाज धीरे धीरे गूंज रही थी। रोए फिर अपना फोन चेक करता है। बका 3 नामक संपर्क से छूटी हुई कॉल की एक लंबी सूची को स्क्रॉल करता है। वो संपर्क 3 का चयन करता है और कॉल शुरू करता है। फोन पर रोए एक गंभीर भाव के साथ कहता है कि उसे कुछ पूछना है, क्योंकि दूसरी तरफ से व्यक्ति ने टिप्पणी की कि रोए ने 45 बार प्रयास करने के बाद आखिरकार वापस कॉल किया। लाइन पर रहस्यमयी आवाज तुरंत पूछती है कि क्या रोए की पूछताछ 7 सितारों से संबंधित है, जिससे रोए को यह जानने के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे क्या जानते हैं। संपर्क, जिसे एक चिबी आकृति के रूप में दर्शाया गया है, अचानक एक बीप के साथ कॉल समाप्त करता है, ये सुझाव देते हुए कि रोए इसके बजाय एसोसिएशन से पूछता है। फोन कट जाने से परेशान रोए सुनता है कि लाइन पर मौजूद आवाज उसकी बड़ी बहन को धमकी दे रही है कि अगर उसने कोई अजनबी से पूछा तो वो उसे शामिल कर लेगी, इससे पहले कि 7 सितारों में से एक की मृत्यु हो गई है। हालांकि उनकी पहचान अज्ञात है और एसोसिएशन इसे दबाने की कोशिश कर रही है, जैसा कि अपेक्षित था। फोन पर मौजूद व्यक्ति, जो अब पीछे से शहर की ओर खिड़की से देख रहा है, बताता है कि 7 सितारों में से एक के घायल होने से भी राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मच जाएगी, और सवाल करता है कि रोए अपनी बहन के बजाय उनसे क्यों पूछ रहा है। फोन पर मौजूद व्यक्ति, जो कमर पर तौलिया लपेटे पीछे से दिखाई देता है, पूछता है कि क्या नाना के साथ कुछ गड़बड़ है। रोए घबराया हुआ अपनी बहन से संपर्क किए जाने की धमकी पर चिंता के साथ प्रतिक्रिया करता है। वह अपनी बड़ी बहन के साथ कॉलर सेट करने के बारे में सोचने के लिए हास्यपूर्ण तरीके से गहरा खेद व्यक्त करता है। रोए अब कपड़े पहने हुए और टोपी पहने हुए अपनी और नाना की तस्वीर को देखता है, ये सोचते हुए कि कोई उसकी मौत की जांच करने की कोशिश कर रहा है, और सवाल करता है कि क्या ये सत्ता संघर्ष है या सीधे उसकी मृत्यु से जुड़ा है। उसका हाथ धीरे से नाना के मुस्कुराते चेहरे पर लगे शीशे को छूता है, जो कि प्यारी तस्वीर में है। कुछ समय बाद रूई धूप से भरे विशाल प्रशिक्षण हॉल में धैर्यपूर्वक बैठी रहती है और चार्ली दूर के दरवाजे पर दिखाई देता है। चार्ली एक अच्छी तरह से अपने चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ आता है। रूई, जो अब काफी हद तक मांसल है, खड़ी होती है और पूछती है कि क्या उसके पास भूत है, जबकि चार्ली 2 महीनों में उसके महत्वपूर्ण परिवर्तन पर टिप्पणी करते हुए कहता है कि वो उसे शायद ही पहचान पाता है। कुछ देर की जांच के बाद चार्ली पुष्टि करता है कि रूई के पास बमुश्किल भूत है और घोषणा करता है कि उन्हें सीधे मुद्दे पर आना चाहिए। चार्ली फिर रूई को बताता है कि अच्छी खबर और बुरी खबर दोनों है। अच्छी खबर यह है कि अभी उसके लिए केवल एक ही तरह की ट्रेनिंग उपलब्ध है, जिससे रूई पूछती है, बुरी खबर क्या है। चार्ली एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ बताता है, आपके प्रशिक्षण में क्या शामिल है। फिर वो एक शक्तिशाली प्रहार करता है, जिससे रूई को जोरदार झटका लगता है। रूई प्रशिक्षण कक्ष में उड़ती हुई फर्श पर गिर जाती है। थकी हुई रू के ऊपर खड़े होकर चार्ली ने निर्देश दिया, इस शक्ति को याद रखो, एक बार जब तुम इसका सामना कर सकोगे तो तुम प्रशिक्षण में सफल हो जाओगे। रू अभी भी ठीक हो रही है, पूछती है, बस इतना ही, जिस पर चार्ली ने समझाया कि इसका उद्देश्य प्रतिरोध का निर्माण करना है, चाहे उसे कितने भी वार क्यों न झेलने पड़े, जीवित रहना सुनिश्चित करना। चार्ली ने गंभीरता से कहा, ये कालकोठरी के अंदर और बाहर एक जैसा है। जो जीवित रहते हैं वे सबसे मजबूत होते हैं। दृढ़ निश्चयी नजर से रू ने सबक आत्मसात कर लिया, अगर तुम मर चुके हो तो तुम्हें मजबूत नहीं कहा जा सकता। चार्ली जम्हाई लेते हुए रू को एक सक्रिय प्रशिक्षण डमी के साथ मुकाबला करने का निर्देश देते हैं, पहले इस आदमी के साथ मुकाबला करो। मैं सोने जा रही हूँ, तुम चकमा दे सकते हो, लेकिन वापस मत लड़ो। रू तुरंत प्रशिक्षण डमी के तेज शक्तिशाली हमलों से बचना शुरू कर देती है। एक और हमले से बचने के बाद घुटने टेकते हुए रू निराशा के साथ सोचती है, धिक्कार है, क्या मैं बस भागती रहूंगी। रू अपनी लाल आंखों में दृढ़ निश्चयी चमक के साथ आंतरिक रूप से स्वीकार करता है कि प्रतिशोध करने से प्रशिक्षण का उद्देश्य नकारा जा सकता है। प्रशिक्षण डमी ने रू के चेहरे पर एक तेज मुक्का मारा। जब चार्ली पृष्ठभूमि में गहरी नींद में सो रहा था, रू को अपने प्रशिक्षक की पिछली व्याख्या याद आई कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिरोध का निर्माण करना है। दृढ़ निश्चय के साथ रू ने फैसला किया कि वो सिर्फ चकमा नहीं दे सकता, उसे सभी हमलों को सहना होगा। एक ऊंचे स्थान से चार्ली ने रू को प्रशिक्षण डमी के साथ भीषण युद्ध सत्र में लगे देखा। चार्ली एक जानकार मुस्कुराहट के साथ सोचता है कि रू को आखिरकार समझ में आ गया है कि यह विधि आत्मा और शरीर दोनों को प्रशिक्षित करती है। यही कारण है कि रक्षा प्रशिक्षण को अक्सर कम करके आंका जाता है। डमी के हमले का सामना करते हुए रू को समझ में आता है कि असली रक्षा केवल शारीरिक शक्ति से परे है। चार्ली अपने हाथों को अपने सिर के पीछे रखकर आराम कर रहा है। उसका फोन बजता है। कॉलर आईडी धर्म हॉल दिखाती है और एक चंचल संगीतमय अलग दिखाई देता है। कॉल का जवाब देते हुए चार्ली ने अत्यधिक कामों के कारण नींद की कमी के बारे में शिकायत की। लाइन पर आवाज चौंकाने वाली खबर देती है, मिजुयासु गांव में एक एस रैंक कालकोठरी प्रकट हुई है, जिससे चार्ली की आंखें चिंता में चौड़ी हो गईं। फोन पर आवाज, उन्हें यहां देखें। फ्लैशबैक में नाना थकी हुई, गिरती हुई और कहती हुई दिखाई देती है, मैं आज थक गई हूं। हमें एक अदृश्य राक्षस मिला। यादों को जारी रखते हुए रू ड्रिंक पकड़े हुए नाना से पूछती है, वह क्या है, जिस पर वह सोफे पर आराम करते हुए
जवाब देती है कि यह वास्तव में एक कष्टप्रद राक्षस है जो लोगों को बलिदान के लिए वोट करने के लिए मजबूर करता है। नाना फ्लैशबैक में आगे बताती है कि अस्तित्व रिक्त स्थान पर आधारित रोले की तरह है और जब तक आप कोई विकल्प नहीं चुनते तब तक दुश्मन अदृश्य रहता है, इसलिए इसे अदृश्य राक्षस कहा जाता है। जब कार्ड प्राणी और एक घड़ी की छवियां दिखाई देती है तो रू अभी भी फ्लैशबैक में पूछती है कि क्या राक्षस लोगों के साथ खेलता है और क्या कोई उल्टी गिनती है, जिस पर नाना जवाब देती है कि जिसने भी इसे देखा है वो मर चुका है। नाना विस्तार से बताती है कि राक्षस लोगों को एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर करता है। अपने ड्रिंक को पकड़े हुए गंभीरता से कहती है कि कुछ लोग वास्तव में ऐसा चाहते हैं। रू फिर पूछती है कि क्या यह विशेष राक्षस अच्छी वस्तुएं गिराता है। जैसे ही नाना अपने गिलास से एक घूंट लेती है वो सवाल करती है कि अगर तुम्हें बलि के रूप में चुना जाता है तो क्या होगा। नाना अपना गिलास नीचे करती है, उसके चेहरे पर गंभीर और विचारपूर्ण भाव होते हैं क्योंकि वो उसके सवाल पर विचार करती है। वर्तमान में वापस लौटते हुए हुकुम के राजा राक्षस अपने सिर पर एक ज्वलंत 60 सेकंड की उल्टी गिनती प्रदर्शित करता है जिसमें यह संकेत मिलता है कि आपको इसे मारने की आवश्यकता है। फिर कार्ड राक्षस 8 खोजकर्ताओं की होलोग्राफिक छवि पेश करता है जिसमें रूई और युवक शामिल है। उनके सामने एक दस्ताने वाला हाथ जो संभवतः लड़ाकू खोजकर्ताओं में से एक का है निर्णायक रूप से प्रदर्शित विकल्पों में से रूई की होलोग्राफिक छवि का चयन करता है। 2 लड़ाकू खोजकर्ता रोए और भयभीत युवा खोजकर्ता के होलोग्राफिक प्रक्षेपणों को पकड़े हुए मुस्कुराते हैं। एक टिप्पणी करता है कि वे कचरे की क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और इन दोनों के साथ जाने का फैसला करते हैं। रोए और युवा खोजकर्ता फंस जाते हैं क्योंकि उनके चारों ओर जमीन से चमकते नीले ऊर्जा स्तंभ फूटते हैं जिन्हें कार्ड राक्षस द्वारा बुलाया जाता है, जबकि अन्य खोजकर्ता देखते हैं। कार्ड मॉन्स्टर दर्द भरी चीख निकालता है, उसका रूप ऐसे टिमटिमाता है जैसे किसी अदृश्य हमले से क्षतिग्रस्त हो गया हो। रोए तलवार हाथ में लिए घुटने टेके युवा खोजकर्ता से कहता है, यह असंभव है क्योंकि बाद वाला निराश हो जाता है, हम जीतने का कोई रास्ता नहीं है। चमकती लाल आंखों के साथ युवक के पास लौटता है और सख्ती से पूछता है, क्या तुम मरना चाहते हो। युवा खोजकर्ता पूरी तरह से निराश होकर विलाप करता है, ये बॉस संरक्षक से 3 से 5 गुना अधिक शक्तिशाली है, हम जीत नहीं सकते। अचानक युवा खोजकर्ता झपट्टा मारता है, रोए को एक तरफ धकेलता है क्योंकि दोनों गिरने लगते हैं। कार्ड मॉन्स्टर हमला करता है जिससे युवा खोजकर्ता हिंसक रूप से हवा में लुढ़क जाता है जबकि रोए पहले से ही नीचे गिर चुकी होती है। रोए जमीन पर खांसते हुए घायल युवा खोजकर्ता को कमजोर तरीके से कहते हुए देखती है, तुम। अपनी चमकती लाल तलवार को पकड़ते हुए रोए उग्रता से घोषणा करता है, यदि आप बलिदान देना चाहते हैं तो इसे अपने आप करें, मैं हार नहीं मानूंगा चाहे मेरा प्रतिद्वंद्वी कोई भी हो। फिर वो खुद को ऊपर की ओर उछालता है, तलवार को खतरनाक कार्ड प्राणी पर वार करने के लिए तैयार रखता है। परिप्रेक्ष्य नाटकीय रूप से मिज़ियासु गांव के हवाई दृश्य में बदल जाता है जो एक विशाल घूमता हुआ लाल और बैंगनी ऊर्जा भंवर द्वारा भस्म हो जाता है। कालकोठरी के घूमते हुए लाल रसातल के नीचे 40 हाथों को क्रॉस करके खड़ा है, एक निकटवर्ती समूह का सामना करने के लिए मुड़ता है। 7 सितारों के काज़मी शुन, जिन्हें टेनकिन के रूप में जाना जाता है, अपने उदास दिखने वाले साथियों के साथ दिखाई देते हैं। उनके भाव गंभीर है और उनकी कुल्हाड़ी उनके कंधे पर टिकी हुई है। जब काज़मी एक टूटा हुआ राक्षसी दिखने वाला हथियार पेश करता है तो वह हैरान चाली को सूचित करता है, काज़मी, ये है, असुयोशी की बलि दी गई थी। काज़मी पछतावे से भरा हुआ चाली को समझाता है कि वह पर्याप्त मजबूत नहीं था और जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ तो पता चला कि यह एक अदृश्य राक्षस था और असुयोशी ने पीछे रहने का फैसला किया क्योंकि उन्होंने बलिदान चुनने से इनकार कर दिया था। चाली अपने माथे पर पसीने की एक बूंद के साथ इस गंभीर जानकारी को संसाधित करता है, एक सरल मैं समझता हूँ स्पष्टीकरण मांगते हुए चाली ने असुयोशी और किताब के बारे में पूछा, जिस पर काज़मी ने जवाब दिया कि उसने इसे सबसे सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया था। अपने बालों में हाथ फेरते हुए चाली ने खुद से कहा, ईमानदारी से मैं हमेशा इन चीजों की पुष्टि करने में क्यों फंस जाता हूँ। सिगरेट जलाते हुए चाली ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मुझे प्रक्रिया की जांच करने की आवश्यकता है, चाहे कोई भी करे, कृपया समझे। किस्मत का बच्चा मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जैसे ही सिगरेट एक छोटी सी लौ के साथ जलती है, एक टेक्स्ट बबल प्रकट होता है, किस्मत का कीमती बच्चा 4S क्लास और 17A क्लास के जीवन का उपयोग एक शक्तिशाली हत्यारा बनने के लिए करता है। अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ चाली सोचता है, असुयोशी एक मजबूत बच्चा है। अगर वो किस्मत का बच्चा बन जाता है तो मेरे पास 7 स्टार की जान लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। काज़मी के अधीनस्थों में से एक चाली के पास जाता है, कहता है, कप्तान, ये समय है, और चीफ को ये बताने की सलाह देता है कि कालकोठरी में सबसे ऊंचा पद S क्लास नहीं हो सकता है। काज़मी गंभीर दिखते हुए खुलासा करता है, मुझे ये पत्र मिला है, और आगे कहता है कि यह लिखा गया था। चाली स्तब्ध विश्वास के साथ प्रतिक्रिया करता है क्योंकि काज़मी उसे सूचित करता है, शाइनिंग लाइट को पुनर्जीवित किया गया है। वापस कालकोठरी में रूई ने कार्ड मॉन्स्टर से कई तीखे प्रोजेक्टाइल को भयंकर रूप से विक्षेपित किया, जबकि यंग एक्सप्लोरर देखता रहा। यंग एक्सप्लोरर को कार्ड मॉन्स्टर में से एक ने सीने पर वार किया। र के हमलों के बाद उसके तीखे दांत बाहर निकल आए। एक क्लोजअप में रू की तीव्र लाल आंख दिखाई देती है, उसके पसीने की बूंदें नीचे टपक रही है जबकि वह पेन का बोल रहा है। रू कालकोठरी के फर्श पर फिसलता है, उसकी तलवार तैयार है। जैसे ही वो अपने पैर जमाता है, हुकुम के राजा राक्षस ने रू की ओर लाल ऊर्जा की एक बौछार छोड़ी। राक्षस के शक्तिशाली लाल ऊर्जा विस्फोट के बल से रू को पीछे फेंक दिया जाता है। जैसे ही रू जमीन पर खुद को संभालता है, वो आंतरिक रूप से स्वीकार करता है कि वो सही है, इसकी शक्ति अविश्वसनीय है, लेकिन अगर यह चीज गार्जियन से 5 गुना अधिक शक्तिशाली होती तो मैं अब तक मर चुका होता।
दूसरे शब्दों में, अपनी तलवार से खुद को संभालते हुए रू को एहसास होता है। कार्ड मॉन्स्टर की खतरनाक मुस्कान फ्रेम में भर जाती है जब रू निष्कर्ष निकालता है, यह मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है। वह एक तरफ कूद जाता है, एक व्यापक लाल अंग से बाल बाल बचता है, यह देखते हुए कि यह आसानी से फैलने की क्षमता रखता है। दूर से लड़ने में बाधा डालते हुए राक्षस के स्थिर कार्ड के आकार के शरीर के पास एक और अंग हमला करता है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि उसने अपना मुख्य रूप बिल्कुल भी नहीं बदला है। कई टेंड्रिल्स से बचते हुए रू को आश्चर्य होता है कि क्या प्राणी की गतिहीनता उसकी कमजोरी है। वो दृढ़ता से उतरता है, उसका दस्ताने वाला हाथ और बूट वाला पैर कालकोठरी के फर्श में धंस जाता है। अपने सिद्धांत का परीक्षण करने का निर्णय लेते हुए रू आगे बढ़ता है, तलवार चमकती है, घोषणा करता है, मैं इसे आजमाऊंगा। उसका ब्लेड राक्षस के खुले मुंह को छेदता है और एक उम्मीद भरी मुस्कान रू के होठों को छूती है, जबकि वो सोचता है, ऐसा लगता है कि यह काम कर रहा है। अचानक रू की अभिव्यक्ति सदमे और चिंता में बदल जाती है। राक्षस के तीखे दांत तलवार को चकनाचूर कर देते हैं, जबकि एक साथ एक लाल टेंड्रिल रू के टखने को जकड़ लेता है। उल्टा लटका हुआ रू कार्ड मॉन्स्टर को देखकर आक्रामक रूप से मुस्कुराता है, उसकी टोपी से एक उग्र आभा निकलती है। राक्षस ने रू को जबरदस्ती कालकोठरी के फर्श पर पटक दिया, जिससे जापानी ध्वनि प्रभाव गूंज उठा। जैसे ही रू को झटका लगा, वह खांसने लगा। निराश युवा खोजकर्ता ने सवाल किया कि वह एक अपराजेय दुश्मन से क्यों लड़ रहा है। एक तना बाहर निकलता है, रू की गर्दन को पकड़ता है और उसे तिरछी नजर वाले कार्ड प्राणी की ओर खींचता है। रू के चांदी के बाल उसके चेहरे को अस्पष्ट कर देते हैं, जबकि काली दांतेदार रेखाएं उसे घेर लेती हैं, जो एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाती है। रू की आंख और होंठ से खून टपकता है, जबकि वह हार मानकर सोचता है, तो मैं ऐसे ही मरूंगा। नाना का एक दृश्य दिखाई देता है, उसका हाथ आगे बढ़ा हुआ है, धीरे से कह रहा है, भाई चलो घर चलते हैं। ईथर दृष्टि में उसका दस्ताने वाला हाथ नाना की ओर बढ़ता है, उसका नाम एक मौन विचार है। दृश्य 4 साल पहले बदल जाता है, जिसमें रू और एक छोटी हुड वाली नाना को कब्रिस्तान में एक कब्र के सामने खड़े दिखाया गया है। कासुमी अकोमा और एनजी अकोमा की समाधि का पत्थर एक क्लोज अप में दिखाया गया है, जिसमें एक शादी की तस्वीर और पाठ है, जिसमें बताया गया है कि कासुमी की मौत 1 महीने पहले एनजी को बचाने के दौरान हुई थी और नाना को लगा कि वे एक बेहतरीन जोड़ी थे जो एक दूसरे का ख्याल रखते थे। फ्लैशबैक में रू ने नाना को आश्वस्त किया, ये तुम्हारी गलती नहीं है नाना, जिस पर वो झिझकते हुए जवाब देती है, मुझे पता है, लेकिन आंसू पोंछते हुए नाना ने अकोमा की मौत के बाद से अपने डर को कबूल किया, ये सोचते हुए कि अगर मेरा भाई किसी दिन मर गया तो मैं क्या करूंगी। रू ने नाना को देखा और कहा, नाना लेकिन मुझे पता है। नए संकल्प के साथ नाना ने रू से कहा, मैं तुम्हारे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगी भाई, तुम मेरी जिंदगी हो। अगर भाई मर जाता है तो मेरे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। फिर वो दृढ़ता से कहती है, मुझे पता है कि तुम एक खोजकर्ता बनना चाहते हो भाई, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रू अपनी लाल आंखों में एक गंभीर विचारशील भाव के साथ सुनता है। धीरे से उसके सिर पर थपथपाते हुए रू ने नाना को दिलासा दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, इसलिए चिंता मत करो। जब वो सवाल करती है, क्या तुम्हें इससे नफरत नहीं है, रू के चेहरे पर एक दयालु मुस्कान आती है जब वो उससे कहता है, ठीक है, तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। अचानक वर्तमान में वापस युवा खोजकर्ता, उसके बाल अब काले हो गए हैं, तलवार लेकर आगे बढ़ता है, चिल्लाता है, ओह वाह, मैं आ रहा हूँ। वह बहादुरी से हुकुम के राजा राक्षस पर हमला करता है, उसकी तलवार उसके दांतेदार जबड़े से टकराती है, जबकि रू पृष्ठभूमि में गिरती है। रू, उसकी आंखों से खून टपकता है, युवा खोजकर्ता को देखता है और कहता है, तुम काले बालों वाले युवा खोजकर्ता, तलवार अभी भी हाथ में लिए हुए कार्ड राक्षस के लाल उपांगों में से एक द्वारा हिंसक रूप से एक तरफ फेंक दिए जाते हो। वह हवा में उछलता हुआ, खून खांसता हुआ, गुफा की दीवार से जोर से टकराने से पहले। युवा खोजकर्ता कालकोठरी के फर्श पर खून से लथपथ पड़ा है, ऐसा लगता है कि वह अक्षम है। कार्ड मॉन्स्टर का विशाल दांतों से भरा मुंह आगे की ओर बढ़ता है और रोए की छाती में घुस जाता है, जबकि वह पीड़ा से चीखता है। मॉन्स्टर के तीखे दांतों में फंसा रोए लाल आंखों से घूरता है, मन ही मन कसम खाता है, मैं तब तक नहीं मर सकता जब तक मुझे नाना की मौत के पीछे की सच्चाई का पता नहीं चल जाता। उसके घाव से खून बह रहा है, वो विद्रोह के साथ चिल्लाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा। उसके खून से सने चेहरे पर क्लोज अप उसके अधिक संकल्प को दर्शाता है। उसके विचार गूंजते हैं, मैं नहीं हारूंगा, मैं नहीं हारूंगा। अपनी गंभीर चोट के बावजूद दृढ़ निश्चय के साथ रोए मन ही मन घोषणा करता है, मैं नहीं मरूंगा, ऐसी जगह पर नहीं। वो अपने दांत पीसता है, अभी भी घायल है, और शक्ति के उछाल के साथ सोचता है, मैं नाना के दुश्मन को हरा दूंगा। खून की तेज धार के साथ राक्षस के हमले से रोए की छाती में क्रूरता से छेद हो जाता है। ये लौटने का समय है, और यदि उन्होंने पर्याप्त मात्रा में संग्रह कर लिया है, जिसके बारे में कुछ ही पुष्टि करते हैं, हाँ, पर्याप्त से अधिक। जैसे ही रुए चलता है, वो अचानक एक अदृश्य वस्तु पर ठोकर खाता है, उसके द्वारा एकत्र की गई वस्तुओं का डिब्बा उड़ जाता है। वो आगे की ओर गिरता है, लाल पक्षी जैसी वस्तु गिरे हुए कंटेनर से बिखर जाती है। उसका दस्ताने वाला हाथ पराजित राक्षस की खाल से संपर्क करता है, एक नीला डिजिटल प्रभाव कुछ समय के लिए दिखाई देता है। कुजी और एक अन्य खोजकर्ता आश्चर्य में देखते हैं, क्योंकि एक काली प्रतान या जड़ उस जगह से गुजरती है जहां रोए गिरी थी। रोए, जो अब जमीन पर है, चौंका हुआ और थोड़ा चिंतित भाव से ऊपर देखता है। उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद है। कुजी हैरान दिखते हुए सवाल करता है कि राक्षस कैसे गायब हो गया, जबकि कुछ टाइमर पर अभी भी 1 मिनट बचा था। जबकि उसका साथी भी उतना ही भ्रमित दिखता है। रोए, जो अब खड़ा है और शांत है, सुझाव देता है कि उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए। कुजी और दूसरे खोजकर्ता पृष्ठभूमि में है।
कालकोठरी से बाहर निकलने के पास रोए कुजी से कहता है कि उसे कुछ काम है और वह पहले वापस जाएगा, जबकि कुजी उसे आश्वासन देता है कि वह भुगतान हो जाने के बाद इनाम हस्तांतरित कर देगा। दृश्य एक उज्ज्वल धूप वाले दिन में बदल जाता है, जो एक आधुनिक अपार्टमेंट इमारत का बाहरी भाग दिखाता है। अंदर रू एक चमकते नीले होलोग्राफिक इंटरफेस को देखता है जो प्राप्त फ्लेक्सिबल माइसिलियम X2 और एक अपठित संदेश प्रदर्शित करता है। रू नीले होलोग्राफिक इंटरफेस के साथ बातचीत करते हुए जोर से आश्चर्य करता है कि क्या इसका मतलब है कि जांच करने का कोई समय नहीं था। इंटरफेस अपडेट होकर फ्लेक्सिबल माइसिलियम X2 प्राप्त करने और अनुपयोगी माइसिलियम X1 प्राप्त करने को दिखाता है, जिससे एक चिबी रूट ये कहने के लिए प्रेरित होता है कि मशरूम ने इसे विघटित कर दिया। उसे पता चलता है कि चूंकि राक्षस लाशें और काले अनुदान बेकार है, इसलिए उसका अतिरिक्त उपयोग कौशल कबाड़ को तोड़ सकता है और इसे वस्तुओं में बदल सकता है। दृढ़ निश्चय के साथ अपनी मुट्ठी बंद करते हुए रू सोचता है कि किस्मत से वह एक कौशल भी हासिल कर सकता है, और अगर वह इस क्षमता का सही तरीके से उपयोग करता है तो वह अपने दम पर सफल हो सकता है। एक क्लोजअप में रू की चौड़ी और तनावपूर्ण लाल आंखें उसकी नई समझ को दर्शाती है। अपने अपार्टमेंट में खड़े होकर रूए फ्लोटिंग इंटरफेस पर विचार करता है, आत्म सुरक्षा के लिए अपनी ताकत की कमी और शोषण के जोखिम को स्वीकार करता है। अगर दूसरों को उसकी क्षमता का पता चलता है तो वो सोच समझकर बैठता है। अपने सोफे पर हाथ अपनी थोड़ी पर रखे अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा है, जबकि इंटरफेस पास में मंडराता है। प्राप्त कौशल अतिरिक्त उपयोग अधिसूचना को देखता है। रोए स्वीकार करता है कि वो अकेले कालकोठरी चलाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, लेकिन पीछे के गार्ड में रहने वाले आंकड़े राक्षस लाशों को छूने के अधिक अवसर प्रदान करते हैं। क्रॉस किए हुए हाथों के साथ पीछे झुकते हुए वो कौशल का उपयोग करने पर पकड़े जाने के जोखिम पर विचार करता है। यह निष्कर्ष निकालता है कि उसे विवेकशील होना चाहिए, हालांकि यह हमेशा सरल नहीं होगा। रोए को अचानक एक विचार आता है। उसके सिर के पास एक लाइट बल्ब दिखाई देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह एक विशिष्ट योजना की कोशिश कर सकता है, हालांकि यह कुजी को असुविधा दे सकता है। एक दृढ़ चेहरे वाले चिबी रोए ने फैसला किया कि वह इसके लिए जाएगा और अपने कौशल का उपयोग करके धीरे धीरे कुजी सान को वापस भुगतान करेगा। दृश्य एक शानदार बहुमंजिला इमारत के भव्य बाहरी हिस्से में बदल जाता है, जो एक उज्ज्वल आकाश के नीचे है। अंदर एक युवा व्यक्ति जिसके सिर और हाथ पर पट्टी बंधी हुई है, एक बड़ी खिड़की से सोच समझकर झांकता है। घायल युवक जो अब बिस्तर पर है ऊपर देखता है कि एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी, संभवतः उसका भाई, उसके सामने खड़ा है और पूछता है क्या। उसका भाई सवाल करता है कि उसने अपने पिता से बहस क्यों की और वह कालकोठरी में क्यों गया, लेकिन घायल आदमी ने जवाब दिया कि यह उसका जीवन है और इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छे कपड़े पहने हुए भाई ने कुछ हद तक समझदारी से कहा कि वो उसके फैसले को देखता है और उसका सम्मान करेगा यदि वो अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ भी करना चाहता है। फिर वो सलाह देता है कि यदि उसका छोटा भाई अभी भी अपने परिवार की परवाह करता है तो उसे अपने जीवन को संजोना चाहिए, उसे याद दिलाते हुए कि एक खोजकर्ता होना ही जीवन में एकमात्र चीज नहीं है। जैसे ही बड़ा भाई जाने के लिए मुड़ता है, घायल युवक चिल्लाता है, रुको। छोटा आदमी, उसका चेहरा छाया हुआ और परेशानी दिखा रहा है, बोलना शुरू करता है, भाई मैं। अपनी आंखों में अचानक दृढ़ निश्चय के साथ वह घोषणा करता है, काज़मी परिवार को छोड़ना चाहता हूँ। रोए एक धूप वाले पार्क में पुल अप बार पर लगन से लेग राइज करता है, अपनी शारीरिक कंडीशनिंग जारी रखता है। वो आंतरिक रूप से रणनीति बनाता है ताकि अधिक राक्षसों को अलग किया जा सके। उसे विशिष्ट मामलों में कुजी के सहयोग की आवश्यकता है। पहली आवश्यकता यह है कि कुजी उसे कई नकली पहचान बनाने में मदद करे, जिससे वो उनके बीच स्विच कर सके और इस तरह अगर कोई योजना गलत हो जाती है तो व्यक्तिगत जोखिम कम हो जाए। उसकी दूसरी आवश्यकता में कुजी को एक कालकोठरी खरीदना शामिल है, ये देखते हुए कि एक डी रैंक 1 भी सी रैंक रेगिस्तान की तुलना में अधिक संसाधन प्रदान करता है, क्योंकि आइटम की पैदावार कालकोठरी के वातावरण पर निर्भर करती है। ये समझाया गया है कि कुछ खोजकर्ता वास्तव में कालकोठरी बेचते हैं, हालांकि एक अविश्वसनीय खरीदार का उपयोग करने से भविष्य में पछतावा हो सकता है। बार से उल्टा लटकते हुए रू को लगता है कि उसे व्यापक कनेक्शन वाले एक विश्वसनीय व्यक्ति की आवश्यकता है, और वह वास्तव में यही चाहता है। अचानक उसकी लाल आंखें ध्यान से केंद्रित होती है, पसीने की एक बूंद दिखाई देती है क्योंकि वो कुछ अप्रत्याशित नोटिस करता है। काले बाल और लाल टाई वाला युवक यासुकेज काज़मी एक उज्ज्वल मैत्रीपूर्ण व्यवहार के साथ रू के पास जाता है, जबकि रू सम्मानपूर्वक झुकती है। रोए को बीच में ही अभ्यास के दौरान रोक दिया गया था। उसे गतिशील मुद्रा में दिखाया गया है, जैसे कि वो अभी अभी उतरा हो या फिर हरकत में आने वाला हो। सीधे खड़े होकर रोए सुनता है कि यासुकेज काज़मी अपना परिचय देता है और रोए को कालकोठरी में हुई उनकी पिछली मुठभेड़ की याद दिलाता है, जहां रोए ने उसकी मदद की थी, जिस पर रोए अपनी याददाश्त को स्वीकार करता है। यासुकेज काज़मी पूछता है कि क्या रोए को सहायता की जरूरत है, फिर झिझकते हुए पूछता है, देखो, क्या मैं तुम्हारे साथ रोमांच पर जा सकता हूँ। रोए अनुरोध से स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित दिखाई देती है और हैरान होकर कहती है, ओह। एक सरलीकृत कला शैली में यासुकेज ईमानदारी से अपनी प्रशंसा को समझाते हुए कहता है, तुमने अपराजय दुश्मनों का सामना करते हुए भी हार क्यों नहीं मानी, है ना। मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। मैं मजबूत नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। जबकि रोए भावशून्य होकर सुनती है, रोए एक गहन नजर से यासुकेज को सुझाव देती है, अगर तुम यहाँ आए हो तो इसका मतलब है कि तुमने मुझे देखा है ना। जिस पर युवा व्यक्ति घबराकर जवाब देता है कि वो बस उससे मिलना चाहता था और उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। उसे खारिज करते हुए रो ने कहा, मेरे जैसे किसी ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करने का कोई मतलब नहीं है जिसके पास कोई योग्यता नहीं है। घर जाओ। आंतरिक रूप से रू ने स्वीकार किया कि यासुकेज ने तकनीकी रूप से उसकी भी मदद की, उन्हें बराबरी पर ला दिया, लेकिन फिर सोचा, लेकिन मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो उसके जैसे आसानी से हार मान लेते हैं।
जैसे ही यासुकेज द्वारा कार्ड मॉन्स्टर पर हमला करने की याद आती है, पीछे की ओर एक तीखी नजर के साथ रू ने यासुकेज को दृढ़ता से निर्देश दिया, मेरा पीछा मत करो, मुझसे दोबारा मिलने मत आना। जैसे ही रू ने दौड़ना शुरू किया, यासुकेज ने पीछे से आवाज लगाई, रुको। यासुकेज दृढ़ता से खड़ा था, अपनी मुट्ठी भींचते हुए और घोषणा करते हुए, मैं हार नहीं मानूंगा। जबकि रू ने धूप से भरे बाग में अपनी दौड़ जारी रखी। बाद में रू एक सुनसान परिदृश्य में एक घुमावदार नीले कालकोटरी पोर्टल के सामने कुजी के साथ खड़ी थी। जैसा कि कुजी बताते हैं, मैंने विभिन्न स्रोतों की कोशिश की, लेकिन हाल ही में कोई भी कालकोटरी नहीं बेच रहा है। रू को पूछने के लिए प्रेरित करते हुए, ऐसा क्यों है? कुजी एक सिगरेट जलाते हुए बताते हैं कि जाहिर तौर पर कालकोटरी की उपस्थिति का पैटर्न बदल रहा है। वो जानकारी जिसे प्राप्त करने के लिए उसने कड़ी मेहनत की। रू सवाल करता है कि क्या कालकोटरी की उपस्थिति सुसंगत नहीं होनी चाहिए, जिस पर कुजी जवाब देता है कि कुछ भी कभी नहीं बदलता है और आश्चर्य करता है कि क्या यह नई जानकारी मानवता के लिए अच्छी है या बुरी। थोड़ी चिंता के साथ तीखे भाव से रोए फिर पूछती है, तो फिर जब कुजी धूम्रपान करते हुए देखता है, यासुकेज काज़मी दूर से खुशी से हाथ हिलाता है। कुजी को रोए से पूछने के लिए प्रेरित करता है कि आधे महीने से भी ज्यादा समय से उसका पीछा कौन कर रहा है, ये सवाल करते हुए कि क्या ये कोई स्टॉकर है। अचीबी रोए घबराए हुए दिखते हुए बताते हैं कि वे यासुकेज के साथ एक पार्टी में थे, तब से उनका पीछा कौन कर रहा है। जबकि अचीबी कुजी टिप्पणी करते हैं, लोकप्रिय है ना। रोए यासुकेज की ओर मुड़ते हैं, पूछते हैं कि उनका असली लक्ष्य क्या है, ये कहते हुए कि यह कहना कि वो साथ में रोमांच करना चाहते हैं हमेशा काम नहीं करेगा। यासुकेज घबराए हुए दिखते हुए जोर देते हैं कि यह झूठ नहीं है और वो वास्तव में रोए के साथ जाना चाहते हैं क्योंकि वो मजबूत है। जबकि रोए मन ही मन सवाल करती है, मैं मजबूत? रोए एक गंभीर भाव के साथ पूछती है कि क्या यासुकेज गंभीर है, उन्हें याद दिलाते हुए कि वो सिर्फ एक रेस स्काउट है। यासुकेज से अपना समय बर्बाद करना बंद करने के लिए कहती है। रोए का दावा है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और निश्चित रूप से उसके पास घूमने फिरने के लिए बहुत से लोग हैं, लेकिन यासुकेज जोर देकर कहता है कि वो गंभीर है। उसने कई मजबूत लोगों को देखा है, लेकिन कभी किसी ने दुश्मन पर पूरी ताकत से हमला नहीं किया और न ही ऐसी निराशाजनक स्थिति में जैसा कि रोए ने किया। यासुकेज जोश से कहता है, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। यासुकेज हैरान रोए को समझाता है कि उसके व्यक्तित्व और क्षमताओं के कारण उसकी तुलना हमेशा उसके बड़े भाई से की जाती है, एक ऐसी स्थिति जिससे वो घृणा करता है। रोए जिसकी कनपटी पर पसीने की बूंद है, सोच समझकर पूछता है, तुम्हारा बड़ा भाई? जैसे ही यासुकेज देखता है, रोए को अचानक एहसास होता है, उसकी लाल आंखें चौड़ी हो जाती है और वो अंदर से सवाल करता है, एक सेकंड रुको, मुझे मत बताओ कि उसका भाई है। एक हंसमुख फ्लैशबैक में एक चिबी नाना को उत्साहपूर्वक एक तस्वीर पेश करते हुए दिखाया गया है, जो कह रही है, देखो देखो, ये 7 सितारों की एक तस्वीर है, बढ़िया है ना? स्मृति को जारी रखते हुए एप्रन पहने हुए रोए नाना द्वारा उसे दी गई तस्वीर की जांच करता है, 7 सितारे मांगता है, जब वो समझाती है कि फिस्कल ने समूह फोटो पर जोर दिया। वर्तमान में रोए नाना की तस्वीर वाले व्यक्ति को याद करते हुए सीधे यासुकेज से पूछती है, तुम्हारा भाई क्या वो शुनशुन काज़मी है? यासुकेज पुष्टि करता है, यह सही है। एक चकित रोए इसे संसाधित करता है, उसके पीछे एक सूक्ष्म ऊर्जा प्रभाव है। रोए आंतरिक रूप से प्रतिबिंबित करती है, मैंने सुना है कि उस आदमी का एक छोटा भाई था, लेकिन मुझे नहीं लगा कि यह वो था। शुनशुन और यासुकेज की मानसिक छवि के रूप में रोए की चिंतनशील लाल आंखों पर एक क्लोजअप उसके विचारों को प्रकट करता है। उनके व्यक्तित्व पूरी तरह से विपरीत है। काज़मी परिवार किस तरह की शिक्षा देता है? रोए यासुकेज को बताती है कि वो उसकी इच्छा पूरी करना पसंद करेगा, लेकिन एक शांतिपूर्ण जीवन चाहता है और छोटे भाइयों या सहायता की आवश्यकता वाले भागीदारों को स्वीकार नहीं करता है। यासुकेज को उदास देखकर शुरू करते हुए, लेकिन मैं कुजी कालकोटरी के द्वार के सामने खड़ा होकर पुकारता हूँ, रोए काम करो। जिस पर रोए यासुकेज के साथ जवाब देता है, हाँ। रोए यासुकेज की ओर देखते हुए कहती है, मिलते हैं। जैसा कि युवा व्यक्ति थोड़े परेशान भाव से देखता है, कालकोटरी के अंदर रोए और 3 अन्य खोजकर्ता एक विशाल पराजित क्रिस्टल जड़ित ऑक्टोपस जैसे राक्षस को देखते हैं। एक इसे काटने की शिकायत करता है और दूसरा अपनी बेटी के जन्मदिन का उल्लेख करता है। बड़े खोजकर्ताओं में से एक रोए को बताता है कि ऐसा नहीं लगता कि वहां कुछ भी उल्लेखनीय है और रोए पहले वापस जा सकती है। बाकी की देखभाल करने की पेशकश करती है। रोए सहमत हो जाती है और खोजकर्ता उसे अगली बार भोजन कराने का वादा करता है, क्योंकि वो और दूसरा रोए को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। विशाल राक्षस शव के सामने घुटने टेकते हुए रोए उसके तंबू को छूता है, टिप्पणी करते हुए कि पिछली बार उन्हें केवल सामान्य सामग्री मिली थी और वो इस पर भरोसा कर रहा है। जैसे ही रोए का दस्ताने वाला हाथ संपर्क बनाता है, राक्षस से एक नीला डिजिटल प्रभाव निकलता है और एक अधिसूचना प्रकट होती है, अधिग्रहित सूखा ऑक्टोपस टेंटेकल X3 और अधिग्रहित ऑक्टोपस त्वचा क्षतिग्रस्त X1। हैरान रोए के सामने एक नया नीला होलोग्राफिक पैनल प्रकट होता है, जिसमें अधिग्रहित कांस्य शरीर X1 और एक नोट प्रदर्शित होता है, कौशल शारीरिक स्थायित्व बढ़ा सकता है। रोए एक हल्की मुस्कान के साथ इंटरफेस को देखता है। एक टेक्स्ट बबल ये समझाता है कि यदि वह रक्षा दिलों के साथ मिलकर इसका प्रशिक्षण करता है तो उसकी शारीरिक स्थायित्व काफी बढ़ जाएगी। अचानक रोए की आंखें चिंता में चौड़ी हो जाती है। पसीने की एक बूंद दिखाई देती है क्योंकि उसे कुछ महसूस होता है। सोच रहा है, क्या हो रहा है? जैसे ही एक बूट ऊपर से फ्रेम में कदम रखता है, पुराना खोजकर्ता जो स्पष्ट रूप से वापस आ गया था, सवाल करता है कि जब उनके गायब होने का समय नहीं, रोए अपनी तलवार म्यान में रखकर दूर मुड़ता है, भ्रम का नाटक करता है, पूछता है कि क्या लाश पहले ही गायब नहीं हो गई थी।
खोजकर्ता अपनी घड़ी दिखाते हुए गुस्से से पूछता है कि क्या रोए उसका मजाक उड़ा रहा है, ये कहते हुए कि वो समय का हिसाब लगा रहा था। रोए एक परेशान अभिव्यक्ति के साथ आंतरिक रूप से सवाल करता है कि वो राक्षस के जल्दी गायब होने के लिए क्या बहाना दे सकता है, और संदेह करता है कि खोजकर्ता वैसे भी उस पर विश्वास करेगा। वह मन ही मन निष्कर्ष निकालता है कि भले ही वो समझाए, खोजकर्ता संतुष्ट नहीं होगा। रोए मुस्कुराहट का नाटक करते हुए और अपना हाथ ऊपर उठाते हुए दावा करता है कि वह अभी अभी आया है और उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है, ये सुझाव देते हुए कि उन्हें चले जाना चाहिए क्योंकि कालकोठरी बहुत करीब है। क्रोधित खोजकर्ता चिल्लाता है कि क्या रोए उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। रोए की छाती पर खंजर से वार करता है जिससे खून बहता है। गिरे हुए रोए के ऊपर खड़ा खोजकर्ता खंजर अभी भी हाथ में लिए हुए चिल्लाता है कि उसने 10 मिनट पहले राक्षस को अपनी आंखों से मरते देखा था। एक खतरनाक नजर से वो रोए से कहता है कि यह उसका आखिरी मौका है और पूछता है कि क्या वो अब भी बात नहीं करने वाला है। रोए अपनी खून बह रही छाती को पकड़ता है जहां खोजकर्ता ने उसे चाकू मारा था। जब वह आदमी उसे कोसता है तो वह घूरता है, कमीने। एक तेज हरकत के साथ रोए की दस्ताने वाली मुट्ठी आक्रामक खोजकर्ता के चेहरे से शक्तिशाली रूप से जुड़ती है। अब गिरे हुए खोजकर्ता के ऊपर खड़े होकर रोए ने अपनी तलवार को आदमी के सिर के पास जमीन में घुसा दिया है। ब्लेड के चारों ओर खून के छींटे हैं। मूठ में अपने विशिष्ट लाल मणि के साथ खून से सनी तलवार मन कालकोठरी की रोशनी में अशुभ रूप से चमकती है। रोए उसकी लाल आंखें ठंडी और भावहीन पराजित खोजकर्ता से कहता है, मैंने तुम्हें वापस मुड़ने का मौका दिया। भयभीत खोजकर्ता जमीन पर लेटा हुआ है और उसके सिर के पास एक बूट दबा हुआ है। उसकी आंखें भय से चौड़ी है और उसके चेहरे पर पसीना आ रहा है। जैसे ही रोए अंधेरे में चला जाता है, फर्श पर पड़ा खोजकर्ता सोचता है कि क्या उसके बारे में अफवाह सच थी। आधुनिक बाथरूम में वापस रोए बहते हुए नल के नीचे अपने हाथों से खून को जोर से धोता है। वो टाइल वाले बाथरूम में सिंक के ऊपर खड़ा है और अपने हाथों को साफ करना जारी रखता है। दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है। रोए अपने खून से लथपथ चेहरे को देखता है और यह दृश्य देखकर चौंक जाता है। उसका खून से लथपथ प्रतिबिंब उसे घूरता है। उसके दिमाग में हत्यारा शब्द गूंजता है। दर्पण की सतह टूट जाती है जिससे उसका गहन लगभग अस्थिर चेहरा विकृत हो जाता है। अचानक भावना के उफान के साथ रोए की मुट्ठी दर्पण से टकराती है जिससे कांच टूट जाता है। टूटे हुए टुकड़ों को देखते हुए वो चुपचाप स्वीकार करता है, एक हत्यारा हूँ। जैसे ही खूनी पानी नाली में बहता है, एक विचार सतह पर आता है। एक ऐसी दुनिया में जहां यह स्पष्ट नहीं है कि कानून भी काम करता है या नहीं। हत्या कोई असामान्य बात नहीं है। अपने हाथ से लाल रंग को कपड़े से पोंछते हुए रोए दृढ़ता से कहता है, हत्या तो हत्या ही है, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसका बूट एक बाल्टी के पास टिका रहता है, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हुए रुए घोषणा करता है, मैं किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा। 1 महीने बाद रुए एक चमकदार नीले रंग के तहखाने के द्वार से निकलता है, चमकते हुए क्रिस्टल से लदी एक गाड़ी को धकेलता हुआ, जबकि अन्य खोजकर्ता उसे देख रहे होते हैं। एक साथी खोजकर्ता हाथ हिलाता है, पुकारता है, रुए तुम्हें बहुत समय लग गया। मुझे लगा कि तुम वहां फंस गई हो। जिस पर रोए शांति से जवाब देता है, मैंने अपना टकना थोड़ा मोड़ लिया, इसलिए इसमें कुछ समय लगा। नीले रंग के चौगा पहने खोजकर्ता ने मजाक में कहा कि अगर रू को चोट लग गई तो वे मुश्किल में पड़ जाएंगे, और उसे खोजकर्ता को एकत्रित की गई वस्तुएं सौंपने के लिए कहता है। रू ने एक सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ। ये भी कहा कि वो तंबू में है। जब रू क्रिस्टल की गाड़ी लेकर चला जाता है तो एक खोजकर्ता बिग ब्रो को अकेले जाने देने पर सवाल उठाता है, लेकिन दूसरा एक नए व्यक्ति को आश्वस्त करता है कि रू एक अच्छा लड़का है जो भी कहा जाएगा वो करेगा। मांसल खोजकर्ता गुस्से में अपने सहयोगी से रू के साथ खिलवाड़ करना बंद करने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि रू ईमानदार है, कभी गबन नहीं करेगा और लोग उसके साथ काम करने के मौके के लिए लड़ते हैं। ये भी कहते हुए कि बुद्धा भी केवल 3 बार माफ करते हैं। दंडित खोजकर्ता ने जवाब दिया कि रू को गुस्सा आने का कोई तरीका नहीं है। फिर उसने उल्लेख किया कि रू शाइनिंग लाइट का बड़ा भाई है, जिस पर उसका साथी अविश्वास के साथ प्रतिक्रिया करता है। वे तर्क देते हैं कि अगर अफवाह सच होती तो रूई इतनी कम कीमत पर इस तरह के कूड़ेदान में काम नहीं कर रही होती, और कोई आश्चर्य करता है कि क्या शाइनिंग लाइट को कुछ हुआ है, क्योंकि हाल ही में उसका नाम नहीं सुना गया है। बाद में रूई किराने का सामान का थैला लेकर धूप से भरी सड़क पर चलती है। वो थका हुआ आह भरता है, उसके माथे पर पसीने की एक बूंद है और वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है। रूई बिना मुड़े जोर से पूछती है कि उसका अनुयायी कब तक उसका पीछा करने की योजना बना रहा है, जबकि यासुकेज काज़मी एक संकेत के पीछे छिपने का प्रयास करते हुए आंतरिक रूप से जोर देता है कि वो पूरी तरह से छिपा हुआ है और रूई किसी और से बात कर रही होगी। रूई फिर मुड़ती है, यासुकेज काज़मी के कंधे पर हाथ रखती है और सीधे कहती है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। यासुकेज चौंक कर चिल्लाता है, स्पष्ट रूप से पकड़े जाने पर आश्चर्यचकित होता है। एक चिबी रूई देखती है, जबकि यासुकेज झुक जाता है, आंतरिक रूप से टिप्पणी करता है कि ऐसे काय के लिए तुम निश्चित रूप से लोगों का पीछा करना जानते हो। रोए अपने कमर पर हाथ रखकर यासुकेज से पूछती है, तुम इसे छिपना कहते हो, क्या तुम अभी रुक सकते हो? जबकि यासुकेज हकलाते हुए कहता है, एच तुम्हें कैसे पता? यासुकेज विनती करता है, बस एक बार, मुझे बस एक मौका दो, क्योंकि रूए चेतावनी देती है। यह एक चेतावनी है, अगर तुम मेरा पीछा करते रहे तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। और यासुकेज अंदर से निराश हो जाता है, मेरा दिल भी थक रहा है, शायद मुझे बस हार मान लेनी चाहिए और घर चले जाना चाहिए। जैसे ही रूए हाथ में किराने का सामान लेकर चली जाती है, यासुकेज हैरान भाव से मुड़ता है। उसके सिर के ऊपर एक छोटा विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। यासुकेज रुए का पीछा करते हुए सड़क पर चलता है, कहता है, हाल ही में मुझे एहसास हुआ कि मैं वास्तव में कुछ हद तक उपयोगी हूँ। रुए पीछे मुड़कर देखती है, पूछती है, तुम आखिरकार भी क्या सकते हो?
और अंदर से ईमानदारी से कहती है, मुझे तुम में कोई मूल्य नहीं दिखता जिसके लिए यासुकेज ऑफर करता है, मैं तुम्हारी ओर से सामान बेच सकती हूँ। रू अपनी लाल आंखें सिकोड़कर और हाथ को लिफ्ट के बटन के पास रखते हुए यासुकेज से भिड़ता है, तुमने इसकी जांच की है ना? यासुकेज घबराया हुआ और अपना हाथ हिलाता हुआ डीएस रक्षात्मक ढंग से चिल्लाता है, मैं सहयोग से वहां था, मैंने देखा कि तुम कुछ बेच रहे थे। यासुकेज कुछ हद तक संयमित होकर रू को समझाता है, मेरे पास कनेक्शन है और मैं जरूरत से ज्यादा पूछताछ नहीं करूंगा, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे काम आऊंगा। रू आंतरिक रूप से यासुकेज के प्रस्ताव पर विचार करती है, उसकी कमजोरी को स्वीकार करती है, लेकिन उसके संभावित मूल्य को पहचानती है और विचार करती है कि साझेदारी भविष्य में वस्तुओं को अकेले बेचने से होने वाली जटिलताओं को रोक सकती है। जैसे ही रू आपके साथ यासुकेज को संबोधित करना शुरू करती है, अचानक तेज आवाज से दोनों चौंक जाते हैं। रू और यासुकेज रू के साथ गड़बड़ी से दूर भागते हैं, किराने का सामान अभी भी हाथ में लिए हुए, सवाल करते हुए कि कथित सुरक्षित क्षेत्र में विस्फोट क्यों हुआ। वे दोनों पास की एक इमारत की ओर देखते हैं, जहां धुएं के बीच आसमान के सामने आकृतियां खड़ी हैं। यासुकेज छत पर एक आकृति को अविश्वास से देखता है, एक कोट पहने हुए आदमी, और चिल्लाता है, भाई। दूसरा व्यक्ति, जो एक सफेद बिल्ली के फटे हुए हुड में लिपटा हुआ है और एक मुखौटा पहने हुए है, छत से यासुकेज के भाई की ओर छलांग लगाता है। नकाबपोश व्यक्ति मुस्कुराते हुए यासुकेज के भाई को 7 सितारों के रूप में पहचानता है, दिव्य अधिकार और आश्चर्य व्यक्त करता है। इस तरह के एक महत्वपूर्ण लक्ष्य का सामना करते हुए यासुकेज का भाई उतरते हुए नकाबपोश हमलावर के खिलाफ एक शक्तिशाली नीली ऊर्जा हमला करता है। विस्फोट से घायल नकाबपोश व्यक्ति क्षण भर के लिए अचंभित हो जाता है, एक मौन प्रतिक्रिया हवा में लटकी रहती है। जल्दी से ठीक होते हुए नकाबपोश व्यक्ति यासुकेज के भाई को ताना मारता है, बातचीत का सुझाव देता है और सवाल करता है कि क्या वो उनकी पहचान और उद्देश्यों के बारे में उत्सुक नहीं है। यासुकेज का भाई अपनी आंखें बंद किए हुए नकाबपोश व्यक्ति के तानों पर विचार करता है, सोचता है, एचएमएम वो सब। नकाबपोश हमलावर अपनी आंखों में चंचल चमक के साथ अपनी जिज्ञासा को खारिज करते हुए कहता है, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मैं सिर्फ एक आकर्षक खलनायक हूं जो नाटकीय ढंग से प्रवेश कर रहा हूं। चूंकि मैंने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए आप भी सहयोग कर सकते हैं। जैसा कि यासुकेज का भाई सुनता है, एक दुर्जेय नीली ऊर्जा तलवार को बुलाते हुए यासुकेज का भाई सख्ती से सहमत होता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सहयोग करूंगा, लेकिन अगर मुझे आपका जवाब पसंद नहीं आया तो मैं आपको मार डालूंगा। जैसे ही यासुकेज का भाई अपनी चटकती नीली तलवार को लहराता है, नकाबपोश व्यक्ति आंतरिक रूप से स्वीकार करता है, जैसा कि दिव्य संस्कार से अपेक्षित है। इतना निर्दयी। हुड वाली आकृति एक घूमती हुई लाल ऊर्जा गोला बनाती हुई मनोरंजन के संकेत के साथ उत्तर देती है, ये कठोर है, मेरा मतलब है, निश्चित रूप से मैं खलनायक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ये करना होगा। ओह, दिव्य संस्कार। यासुकेज का भाई हरकत में आता है, उसकी चमकीली नीली तलवार उसके प्रतिद्वंद्वी की रक्षा के खिलाफ टकराती है। उसका विरोधी एक घूमती हुई लाल ऊर्जा डिस्क फेंकता है, जिसे यासुकेज का भाई अपनी चमकती हुई ब्लेड से कुशलता से दूर कर देता है। उनके बीच एक महत्वपूर्ण विस्फोट होता है, जिससे नकाबपोश हमलावर पीछे की ओर लड़खड़ा जाता है। बिल्ली के कान वाला विरोधी, जो कि बेफिक्र और मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता है, प्रदर्शित शक्ति पर टिप्पणी करता है, कितना डरावना, जैसा कि दिव्य संस्कार से अपेक्षित है, इतना निर्दयी। नीली तलवार पर नजर रखते हुए यासुकेज का भाई अपने हमले को आगे बढ़ाता है। उसका नीला हथियार तेजी से नीचे आता है, क्योंकि नकाबपोश लड़ाका वार का सामना करने के लिए अपना हथियार उठाता है। यासुकेज का भाई अपने दस्ताने वाले हाथ से नकाबपोश हमलावर के लाल ऊर्जा हथियार को चतुराई से चकनाचूर कर देता है। उसकी अपनी नीली तलवार अभी भी तैयार है, जबकि उसका दुश्मन पीछे हट रहा है। नकाबपोश व्यक्ति, उनके होठों पर एक मुस्कुराहट खेल रही है, देखता है, दोहरी ब्लेड है ना, नई जानकारी प्राप्त करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अब 2 चटकती नीली ऊर्जा तलवारों को चलाते हुए यासुकेज का भाई शांत भाव से पूछता है, क्या ऐसा है तुम्हारे लिए अच्छा है? उसका प्रतिद्वंद्वी लगभग उन्मत्त उत्साह से भरा हुआ मुस्कुराता है, हे, मुझे क्या करना चाहिए? मैं उत्साहित हो रहा हूँ। 2 लड़ाके इमारत के ऊपर एक भयंकर हवाई संघर्ष में संलग्न है। उनकी हरकतें ऊर्जा का एक धुंधलापन है, जैसा कि रोए और यासुकेज नीचे सड़क से देख रहे हैं। यासुकेज घबराहट से अभिभूत संघर्ष की ओर भागने का प्रयास करता है, लेकिन रोए चौंक कर जल्दी से हस्तक्षेप करती है। रोए यासुकेज के कंधे को मजबूती से पकड़ती है, मांग करती है, तुम क्या योजना बना रहे हो? जबकि यासुकेज हताश होकर विनती करता है, जाने दो, मुझे अपने भाई की मदद करने जाना है। एक गंभीर नजर से रोए जवाब देती है, और फिर क्या? भले ही तुम बहादुरी से भागो, तुम मारे जाओगे। रोए फिर परेशान यासुकेज को सलाह देती है, अगर तुम सच में अपने भाई की परवाह करते हो तो तुम्हें अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। कड़ी लड़ाई को देखते हुए रोए, जिसकी कनपटी पर पसीने की बूंदें हैं, सोचता है कि क्या वो 7 सितारा के सबसे मजबूत नेता शुनशिन काज़मी के साथ पैर से पैर मिला सकता है। कौन है वो सफेद लिबादे वाला आदमी? रोए के हाथ में एक फोन है, जो पृष्ठभूमि में छलांग लगा रहे सफेद लिबादे वाले बिल्ली के कान वाले व्यक्ति की तस्वीर खींच रहा है। रोए फोन अभी भी उठाए हुए परेशान यासुकेज को बताता है कि छिपे रहना अधिक बुद्धिमानी है, लेकिन यासुकेज सवाल करता है, बस देखता रहता है। जैसे ही रोए किराने का सामान लेकर चला जाता है, वो कहता है कि वो जो कर सकता है वो करेगा। जब यासुकेज पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, रोए दालान में एक दरवाजे के पास पहुंचता है। यासुकेज उसके पीछे पीछे चलता है। दरवाजे पर मुड़ते हुए रोए यासुकेज से कहता है कि वो अपने प्रस्ताव के बारे में सोचेगा और बाद में उससे संपर्क करेगा। यासुकेज आश्चर्यचकित दिखता है, पसीने से लथपथ यासुकेज। लैम्स, W1 सेकंड रुको।
जैसे ही रोए अंदर जाने वाली होती है, यासुके दरवाजे के हैंडल तक पहुंचता है। जैसे ही रोए उसे बंद करती है, दरवाजा बंद होने का संकेत देने वाली ध्वनि प्रभाव। एक बचा हुआ चबी यासुके फर्श पर बैठता है, आंसू भरे स्वर में कहता है, आउच, मुझे लगा कि मैं भी अंदर आ जाऊंगा। अपने अपार्टमेंट के अंदर रोए अपने कंप्यूटर पर बैठता है, जो नकाबपोश हमलावर की एक छवि और 50% पर एक लोडिंग बार प्रदर्शित करता है। रोए की कंप्यूटर स्क्रीन पर लोडिंग बार 100% तक पहुंच जाता है, जो किसी प्रक्रिया के पूरा होने का संकेत देता है। रोए की कंप्यूटर स्क्रीन पर सफेद लबादे वाले बिल्ली के आंसू वाले व्यक्ति और यासुकेच के भाई शुनशिन काजमी के बीच चल रही लड़ाई दिखाई देती है। वह मॉनिटर पर गौर से देखता है, उसकी लाल आंखें लड़ाई के विवरण पर केंद्रित है। अचानक रू ने नकाबपोश हमलावर के कब्जों पर एक छोटा जाना पहचाना बिल्ली जैसा प्रतीक देखा, जो उसके सिर के ऊपर एक विस्मयादिबोधक चिन्ह के रूप में दिखाई दिया। फोन पर वो अपने संपर्क से पूछता है, हेलो, मैंने अभी जो चिन्ह तुम्हें भेजा है उसे देखो। 30 मिनट बाद रू का फोन डेस्क पर वाइब्रेट होता है, जो आने वाली कॉल का संकेत देता है। इसका उत्तर देते हुए रू तुरंत पूछती है, क्या तुम्हें कुछ मिला? जबकि दूसरी तरफ की आवाज जवाब देती है, अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं फोन नहीं करती। रू का एक चिबी संस्करण अधीरता से आग्रह करता है, बस मुद्दे पर आ जाओ। जैसा कि संपर्क बताता है, वो एक रैंक एक्सप्लोरर किमोरियामोन है। डिजाइन उसकी पालतू बिल्ली पर आधारित है, लेकिन संपर्क गंभीर समाचार देता है। पिछले अगस्त में उसकी मृत्यु की पुष्टि की गई थी। रू को सवाल करने के लिए प्रेरित करते हुए, मृत? आप कह रहे हैं कि मृत कर्तव्य की पंक्ति में नहीं मारा गया? उसका मुखबिर विस्तार से बताता है, बिल्कुल, वो कालकोठरी में नहीं मारा गया था। वो एक बिना रैंक वाले कालकोठरी के प्रवेश द्वार के पास मर गया। जाहिर है, शव एक भयावह स्थिति में था, लेकिन अपराधी की अभी भी पहचान नहीं हो पाई है, जैसा कि एक छवि में किमोरी की खून से लथपथ लाश दिखाई देती है। फिर लाइन पर मौजूद व्यक्ति रू से पूछता है, तुमने वो शिखा कहाँ देखी? जबकि रू अपनी स्क्रीन को देखते हुए आश्चर्य करता है, तुम ऐसा कुछ क्यों पूछ रहे हो? फोन पर संपर्क एक डिजिटल इंटरफेस पर एक सूट में एक बिल्ली के रूप में दर्शाया गया है। रू को चेतावनी देता है कि अगर वो गलत नहीं है तो यह निशान एक लुटेरे को दर्शाता है, और उसे सलाह देता है कि अगर वो ऐसा कोई प्रतीक देखता है तो दूर रहे। अपनी खिड़की के पास खड़े होकर रू युद्ध की लूट का अर्थ पूछता है, जबकि लाइन पर मौजूद व्यक्ति पूछता है कि क्या वो वास्तव में नहीं समझता है या अज्ञानता का दिखावा कर रहा है। एक क्लोजअप रू के चप्पल वाले पैर पर केंद्रित है, जो सूरज की रोशनी वाली खिड़की के पास खड़े होने पर सूक्ष्मता से हिलता है। दूर हवाई लड़ाई का अवलोकन करते हुए रू अपने संपर्क से पूछता है कि क्या नकाबपोश हमलावर भागने में सफल रहा। गंभीर भाव के साथ रूए पूछता है कि क्या उनके पास शामिल व्यक्तियों के बारे में कोई सुराग है, जैसा कि उसका संपर्क बताता है कि प्रतीक जीत का प्रतिनिधित्व करता है। कॉल के दूसरी तरफ नीले बालों वाला आदमी आराम से बैठा हुआ सुझाव देता है कि रूए वो जानकारी के लिए विनम्रता से पूछे जो वह चाहता है। नीले बालों वाले संपर्क का एक चिबी संस्करण अभी भी फोन पर रूए के विनम्र अनुरोध के लिए एक आत्मसंतुष्ट भाव के साथ प्रतीक्षा करता है। संपर्क तिरस्कार पूर्वक समझाता है कि ट्रॉफी के रूप में किसी के शिखर को चुराना एक लंगड़ा अभ्यास है, इसे क्रूज नामक एक समूह से जोड़ते हुए। वो आगे बताता है कि फुटेज में नकाबपोश आदमी क्रूज के नेता से भी अधिक रहस्यमय है, जिसे केवल जेड के रूप में संदर्भित किया जाता है, कोई अन्य विवरण उपलब्ध नहीं है। लाल बालों वाली महिला, जो नीले बालों वाले संपर्क के साथ प्रतीत होती है, अपना आश्चर्य व्यक्त करती है, क्रूज से सवाल करती है, वो अजीब संगठन है। नीले बालों वाला संपर्क अपना फोन पकड़े हुए रूए से पूछता है, क्या तुमने उनके बारे में सुना है? रू के दस्ताने वाले हाथ में फोन पकड़े हुए दिखाया गया है, जबकि वो जवाब देता है, नाना ने एक बार उनका जिक्र किया था। उसका संपर्क बताता है कि क्रूज एक जटिल संरचना वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनके अनिश्चित स्वभाव लेकिन मजबूत आंतरिक सामंजस्य को देखते हुए। रू का फोन उसका नाम और कॉल टाइमर प्रदर्शित करते हुए एक सतह पर टिका हुआ है, जबकि वह चुपचाप जानकारी संसाधित करता है। चिंतित भाव के साथ संपर्क रू को उनकी जांच न करने की दृढ़ता से सलाह देता है, यह इंगित करते हुए कि अब उसके पास नाना जैसा कोई नहीं है जो उसकी रक्षा कर सके। रू अपने फोन में बोलते हुए अपने संपर्क को दबाता है, आप कितना जानते हैं, और दृढ़ता से जोड़ता है, मुझसे झूठ मत बोलो। मुखबिर ने खुलासा किया कि नाना के बारे में खबर पहले से ही कुछ समूहों के बीच प्रसारित हो चुकी है और शायद जल्द ही सार्वजनिक ज्ञान बन जाएगी, जिससे रू स्रोत पर सवाल उठाता है। दस्ताने पहने हाथ से डेजी नाम का एक सुंदर काला और सुनहरा व्यवसाय कार्ड रोए के फोन के पास रखा जाता है। संपर्क स्पष्ट करता है कि जानकारी डेजी ट्रेडिंग कंपनी से आई है, रोए को आश्वस्त करते हुए कि वे जानकारी का सौदा करते हैं, लेकिन एस्ट्रिस के लिए इतने बदनाम नहीं है कि एस्ट्रिस की तरह इंटेल हो, और उसने फुसफुसाहट सुनने के बाद अध्यक्ष को विवरण साझा करने के लिए राजी किया। रोए ने स्वीकार किया कि उसे मिल गया है, फिर अपने संपर्क से ट्रॉफी कलेक्टर के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करना जारी रखने का अनुरोध किया, सावधानी पर जोर देते हुए, जबकि संपर्क रोए से उसके अगले कदम के बारे में पूछता है। रोए फोन पर नाना के बारे में बात फैलने पर आगे बढ़ने का उल्लेख करता है, जबकि उसका संपर्क उसकी आश्चर्यजनक शांति को नोट करता है। उसके फोन पर एक मुस्कुराती हुई नाना दिखाई देती है, जबकि रोए बताता है कि उसने तैयारी शुरू कर दी थी जब उसे संदेह हुआ कि कुजी ने नाना की मौत को लीक कर दिया होगा, यह स्वीकार करते हुए कि उसे उम्मीद नहीं थी कि एसोसिएशन इसे कवर करेगी। पूरी तरह से तैयार नहीं है। एक फोटो फ्रेम को देखते हुए रोए राहत व्यक्त करता है कि उसके संपर्क का उपयोग लाभ के लिए चारा के रूप में नहीं किया गया था। दृश्य एक प्रशिक्षण हॉल में बदल जाता है, जहां एक डमी रोए पर एक शक्तिशाली प्रहार करता है। वो एक प्रशिक्षण डमी के मुक्का से बच जाता है, जबकि दूसरा पीछे से वार करता है। रोए कुशलता से युद्धाभ्यास करता है, कई प्रशिक्षण डमी के हमलों से बचता है। प्रशिक्षण डमी एक साथ आते हैं, उनकी दस्ताने वाली मुट्ठी रोए पर वार करने वाली होती है, जो प्रभाव का अनुमान लगाती है।
चार्ली प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है, ताली बजाता है और रोए से टिप्पणी करता है, बुरा नहीं है, तुम पहले से ज्यादा तेज हो। रोए अपने सुधार का श्रेय चार्ली की कोचिंग को देता है, लेकिन प्रशिक्षक विनम्रतापूर्वक कहता है कि उसने उसे ज्यादा कुछ नहीं सिखाया। चार्ली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि रोए वैसे भी वहां कुछ ही बार गया है क्योंकि रोए सुन रहा है। चार्ली ने देखा कि आमतौर पर रोए के शरीर वाला कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, प्रशिक्षण बॉट को इतनी जल्दी संभाल नहीं सकता। सिस्टम संवर्धन को देखते हुए स्पष्ट प्रतीत होता है। आश्वस्त भाव से चार्ली ने कहा कि वह नहीं पूछेगा कि क्या हुआ क्योंकि यह जिज्ञासु होगा, लेकिन वह उत्सुक है कि रू आज क्यों आए। रू चुप रहता है, उसकी लाल आंखें सिकुड़ जाती है जब चार्ली उसे कहता है कि यह प्रशिक्षण के लिए नहीं है, यह दावा करते हुए कि वह इतना मूर्ख नहीं है। चार्ली रू को याद दिलाता है कि उसने उसे पहले भी सुनने के लिए कहा था, फिर खुलासा करता है कि विषय काज़मी शुन के बारे में है, जो लगभग एक आपदा में बदल गया था। एक ऊंचे मंच की ओर इशारा करते हुए चार्ली रू को आमंत्रित करता है, आओ बैठो। एक ज्वलंत धुएं से भरे आकाश की पृष्ठभूमि के खिलाफ चार्ली बताता है कि काज़मी ने लगभग पूरे मेक्योर शहर को तबाह कर दिया। रू अब चार्ली के बगल में बैठी हुई है। चार्ली की टिप्पणी पर आश्चर्यचकित दिखती है कि काज़मी शांत दिमाग वाला लगता है, लेकिन जब वो भड़कता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, ये कहते हुए कि व्हाइट रोब के साथ लड़ाई कुछ भी नहीं थी। जैसे ही चार्ली सिगरेट जलाता है, वो विस्तार से बताता है कि व्हाइट रोब मजबूत था, केवल एक ही था जिसने काज़मी को इतना आगे धकेल दिया। लेकिन असली सवाल यह है कि उसने काज़मी को नियंत्रण खोने के कगार पर कैसे उकसाया। दोनों आदमी सूर्यास्त को एक बड़ी खिड़की से बाहर देखते हैं। जैसा कि चार्ली ने उल्लेख किया है कि रोए ने शायद चमकती रोशनी से सुना था। काज़मी 7 सितारों में सबसे शक्तिशाली है, लेकिन यह मानते हुए कि वह अनियंत्रित है, चार्ली अपनी सिगरेट पीते हुए सच्चाई का खुलासा करता है कि काज़मी एकमात्र 7 सितारा है जिसके पास एक सीमा है, यह समझाते हुए कि अगर वह पूरी ताकत से आगे बढ़ता है तो वह एक सामूहिक हत्या मशीन में बदल जाता है। जिस पर रू ने सोच समझकर जवाब दिया, ये समझ में आता है। चार्ली ने समझाया कि जबकि रिकॉर्ड दिखाते हैं कि नाना सबसे मजबूत था जब 7 सितारों की रैंक शक्ति के आधार पर थी, तो यह भी कहा गया था कि काज़मी असली सबसे मजबूत था। चीबी शैली में चित्रित रू ने सवाल किया कि चार्ली यह क्यों साझा कर रहा था, जिस पर चार्ली, जो कि चीबी भी था, ने पलटवार किया कि क्या यह वह नहीं था जो रू ने सुना था, और रू ने बस जवाब दिया, नहीं। एक गंभीर भाव के साथ चार्ली ने अपनी सिगरेट पकड़ते हुए पूछा कि क्या रू की असली पूछताछ व्हाइट रोब के बारे में थी। रू, उसकी लाल आंखें तीव्र थीं, ने पुष्टि की कि वो व्हाइट रोब की पहचान जानना चाहता था, जिससे चार्ली ने कहा कि वह उसे बता सकता है, लेकिन इसके लिए एक अच्छे कारण की आवश्यकता है। रू ने घोषणा की कि नाना केवल कालकोठरी में भागने से नहीं मरा, और एसोसिएशन को यह बहुत पहले से पता होना चाहिए था। उसने पूछा कि क्या यही कारण पर्याप्त था, जिस पर चार्ली ने पुष्टि की। चार्ली ने तब स्वीकार किया कि वो व्हाइट रोब को बाहर निकालने के लिए रू के प्रलोभन का उपयोग करने की योजना बना रहा था। उसने सवाल किया कि जब रू ने उसे संबोधित करना शुरू किया तो रू पीछे क्यों नहीं हट गया। रू ने चार्ली पर उसे अनजान रखने के लिए जानबूझकर योजना बनाने का आरोप लगाया, जिस पर चार्ली चुप रहा। उसकी अभिव्यक्ति अब पाठ्य थी। चार्ली ने जानकारी का खुलासा करने की पेशकश की, लेकिन रू को चेतावनी दी कि एक बार जब वह अंदर आ गया तो वापस नहीं लौटेगा, और यह कि मृत्यु की उच्च संभावना वाला यह रास्ता चमकती रोशनी के खिलाफ है। इससे पहले कि रू ने पूछा कि क्या रू अभी भी जानना चाहता है, उसने खुलासा किया कि व्हाइट रोब सेंस नामक एक बिल्कुल नए, पूरी तरह से अज्ञात समूह का सदस्य है, और इसके अलावा सेवन स्टॉर्स को अब एक नया सदस्य चुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे रू स्पष्ट रूप से चौंक जाता है।